सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 651। तियान शिन को पहले से ही लग रहा था कि लिन शेन टिकेगा। अगर वह थोड़ी देर और टिक सकता है तो शायद उसके पिता किसी को उसकी तलाश करने के लिए भेज देंगे। कौन सोच सकता था कि लिन शेन अचानक ऐसा कदम उठाएगा, बेतहाशा उछलेगा जैसे कि वह भूत द्वार के ठीक सामने हो। ऐसा लगता है कि उसे डर है कि हम उसे देख न लें। तियान शिन का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि जो लोग चुपके से इस तरफ ध्यान दे रहे थे वे भी लिन शेन को देखकर दंग रह गए। वे समझ ही नहीं पाए कि वह क्या कर रहा है। तियान शियाओकाओ को उकसाना, रक्षात्मक रुख को त्यागना, अगर ऐसा काम उच्च स्तरीय विशेषज्ञ द्वारा निम्न स्तरीय विशेषज्ञ के खिलाफ किया जाता तो इसे उचित माना जा सकता था। हालांकि लिन शेन केवल एक आरोही था जो शीर्ष स्तरीय निर्वाण प्राणी तियान शियाओकाओ का सामना कर रहा था। उसके कार्य मृत्यु की तलाश करने से अलग नहीं थे। आखिर उसे इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? तियान शियाओफेंग ने लिन शेन को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। ये व्यक्ति बहुत दिलचस्प है। तियान शियाओया की आंखें चमक उठीं। फेंग शियासोंग ने अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, क्या यह मूर्खता नहीं है? मुझे वास्तव में लगा कि अभी उसके पास कुछ क्षमता है। मुझे बहुत देर तक इंतजार करने से चक्कर आ गया होगा। भले ही लिन शेन ने अपनी पूरी ताकत से बचाव किया हो, लेकिन वह तियान शियाओकाओ की तलवारबाजी का सामना नहीं कर सकता था। अब ऐसा कदम किसी को भी मौत को आमंत्रित करने जैसा लग रहा था। लिन शेन ने खुद नहीं सोचा था कि वह मौत को आमंत्रित कर रहा है। नहीं, उसने अहंकार से यह माना कि वह तियान शियाओकाओ की तलवारबाजी को आसानी से रोक सकता है। तियान शियाओकाओ के साथ 2 घंटे से अधिक समय तक चले टकराव में लिन शेन ने तियान शियाओकाओ की तलवारबाजी की ताकत और उच्च स्तर को गहराई से महसूस किया था। जब अकेले महारत की बात आती है तो लिन शेन ने जिन लोगों से मुलाकात की थी उनमें से केवल कुछ ही ऐसे थे जिन्हें तियान शियाओकाओ से अधिक मजबूत माना जा सकता था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि आज तियान जुए से मिलने की संभावना बहुत कम है। तियान परिवार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता था कि वह तियान जुए से मिले। तियान शियाओकाओ ने शुरू से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर लिन शेन जीत भी जाता तो भी वह केवल इस एक चुनौती को ही पार कर पाता। निहितार्थ यह था कि निश्चित रूप से उसके बाद लिन शेन का इंतजार करने वाले और भी लोग थे। लिन शेन को यकीन नहीं था कि उनका व्यवहार तियान जुए के निर्देशों से उपजा था या किसी और के कारण। तियान जुए द्वारा ऐसे निर्देश दिए जाने की संभावना बहुत कम थी। अगर तियान जुए उससे मिलना नहीं चाहता था तो वह तियान जुन के अनुरोध पर सहमत नहीं होता। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि तियान जुए के सहमत होने के बाद कुछ ऐसा हुआ हो जिससे उसे पछतावा हो। संभावना चाहे जो भी हो, लिन शेन को पता था कि आज तियान जुए से मिलने की संभावना बहुत कम है। विचार करने पर लिन शेन को लगा कि अगर वह अभी भी तियान जुए से मिलना चाहता है तो वह हर चुनौती से निष्क्रिय रूप से जूझता नहीं रह सकता। भले ही वह तियान शियाओकाओ को हरा भी दे, लेकिन कौन जानता है कि तियान परिवार ने उसके लिए बाद में कौन सी कठिन चुनौतियों का प्रबंध किया है। अगर वे वास्तव में नहीं चाहते थे कि वह तियान जुए से मिले तो वे उसे रोकने के लिए एक अमर की व्यवस्था भी कर सकते थे, क्योंकि तियान जुए परिवार अमर के बिना नहीं था। क्या तुम्हें यकीन है? तियान शियाओकाओ ने लिन शेन को घूरते हुए देखा। उसकी आंखें चाकू की तरह तीखी थीं। चूंकि तुम अपनी तलवार खींचने की हिम्मत नहीं कर सकते तो मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। उकसावे से मुझ पर काम नहीं चलेगा। चाहे तुम बचाव करो या नहीं, मैं हमला करूंगा, तियान शियाओकाओ ने कहा। अगर मैं रक्षात्मक रुख नहीं अपनाऊं और बस यहाँ खड़ा रहूं और तुम्हारे हमले को झेलूं तो क्या मैं तियान जुए को देख पाऊंगा? लिन शेन ने तियान शियाओकाओ को घूरते हुए पूछा। लिन शेन के शब्द एक तीखी तलवार की तरह थे जो सीधे तियान शियाओकाओ के दिल में चुभ रहे थे। ये बुरा है। तियान शियाओफेंग ने स्थिति की गंभीरता को महसूस किया और गंभीर भाव से कहा, लिन शेन के पास वास्तव में कुछ चालाक रणनीति है। अगर शियाओकाओ कहता है कि वह ऐसा कर सकता है तो हम बाद में जो बाधाएं खड़ी करेंगे उनका उपयोग नहीं कर सकते, अन्यथा शियाओकाओ को अपनी समस्याओं को हल करने के लिए आगे आना होगा। लेकिन अगर हम शियाओकाओ को ये कहने देते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे डर है कि यह उसके नैतिक कंपास को तोड़ देगा। प्रतिद्वंद्वी एक आरोही है और उसने अपनी रक्षात्मक स्थिति छोड़ दी है। यहाँ तक कि मैं यह नहीं कह पाऊंगा कि यह असंभव है। ये वास्तव में रक्षा का उल्लंघन होगा। तियान शियासोंग ने आह भरी। छोटे भाई शियाओकाओ के स्वभाव के साथ ये और भी कम संभावना है कि वह ये कहे कि यह असंभव है। यह आदमी दिन प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है। वह लापरवाह लगता है लेकिन वास्तव में बहुत चालाक है, तियान शियाओया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया है। वह स्वाभाविक रूप से नुकसान में है और उसने अपना बचाव छोड़ दिया है। क्या वह वास्तव में शियाओकी की तलवार का सामना कर सकता है? बेशक वह ऐसा नहीं कर सकता। तियान शियासोंग ने ठंडी सांस ली। उसे पता ही नहीं है कि शियाओकाओ की 7 लोगों की जान लेने वाली तलवार कितनी भयानक है। अगर शियाओकाओ को उसकी जान लेने में कोई आपत्ति नहीं होती तो पूरी ताकत से किया गया हमला अजेय होता। चाहे उसका बचाव कितना भी बढ़िया क्यों न हो, वह शियाओकी की तलवार के सामने टिक नहीं पाता।
तियान शियाओफेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उसने वाकई गलत सोचा है। उसे लगता है कि शियाओकाओ उसके साथ गतिरोध में है क्योंकि शियाओकाओ उसे संभाल नहीं सकता, जबकि असल में शियाओकाओ सिर्फ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से बच रहा है ताकि उसकी जान न जाए। नहीं तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। उसके इस बयान की वजह से उसकी जान जा सकती थी। अब हम मुसीबत में हैं। हम बाद में आंटी को ये कैसे समझाएंगे? लिन शेन, बकवास मत करो। तियान शियाओकाओ के बदलते हाव भाव से बता सकता था कि उसका सातवां भाई वास्तव में क्रोधित था। तियानशिन लिन शेन को दूर खींचने के लिए आगे बढ़ा, ये समझते हुए कि जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अगर तियान शियाओकाओ क्रोधित होता तो यह वास्तव में जीवन के लिए खतरा हो सकता था। तियानशिन ने एक झटका दिया, लेकिन लिन शेन एक इंच भी नहीं हिला। फिर भी तियान शियाओकाओ को देखते हुए और पूछता रहा, क्या तुम कर सकते हो या नहीं? मैं कर सकता हूँ। तियान शियाओकाओ के आमतौर पर ठंडे चेहरे पर अप्रत्याशित रूप से मुस्कान का एक निशान दिखाई दिया। हालांकि उसकी मुस्कान में कोई मित्रता या खुशी नहीं थी, बल्कि एक हड्डी गहरी ठंड थी। जवाब देने के बाद तियान शियाओकाओ ने धीरे से अपनी तलवार को अपने बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ में स्थानांतरित कर लिया। ये खत्म हो गया। तियान शियाओकाओ को अब अपने दाएं हाथ से तलवार पकड़े हुए देखकर तियानशिन का दिल धड़क उठा, एक धड़कन। तियान जुए परिवार में हर कोई जानता था, दाहिने हाथ से खींची गई तलवार जो 7 जिंदगियों को मार देती है, तलवार को बाएं हाथ से खींचने पर घास का एक भी पत्ता नहीं बचता। यदि तियान शियाओकाओ ने तलवार खींचने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया तो अभी भी उम्मीद की एक किरण थी। यदि वह अपने बाएं हाथ से तलवार खींचता तो इसका मतलब था कि वह मारने का इरादा रखता था, जिससे बचने का कोई मौका नहीं मिलता। तियान शियाओकाओ ने अपने बाएं हाथ से तलवार की मूठ पकड़ी और उसे ठंडे अंदाज में देखते हुए कहा, यदि तुम मेरी इस तलवार से बिना मरे बच सकते हो तो मैं तुम्हें हमारे पिता से मिलने ले जाऊंगा। अच्छा, सीधा सादा। लाओ। लिन शेन ने बिना म्यान वाली स्क्रैप तलवार को अपने बाएं हाथ में लापरवाही से पकड़ रखा था और बेपरवाही से वहीं खड़ा था। तियान शियाओकाओ की तलवारबाजी मजबूत थी और उसका क्षेत्र ऊंचा था, लेकिन तो क्या? मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में नवीनतम अध्याय पढ़ें। कौशल और क्षेत्र के मामले में वेई वुफु तियान शियाओकाओ से कमतर नहीं था और ताई तियान शियाओकाओ से कहीं अधिक मजबूत था। लिन शेन की ब्लेड तकनीक उनके उत्पीड़न के तहत निखर कर आई थी। उसे इस तरह के किसी भी हमले का डर नहीं था। मजबूत तलवारबाज। तियानशिन कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए और निश्चित रूप से उसने लिन शेन को दूर खींचने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि तियान शियाओकाओ अपनी तलवार खींचने वाला था, अब वह जो कुछ भी करती वह केवल लिन शेन का ध्यान भटकाता और उसकी मौत को और भी दयनीय बना देता। अंत में तियान शियाओकाओ ने अपनी तलवार खींची। उसकी तलवार तेज थी, लेकिन सबसे तेज नहीं। ये सटीक थी, लेकिन सबसे सही नहीं। फिर भी ये तलवार का वार किसी मृग के निशानहीन सींगों जैसा लग रहा था, या मानो ये स्वर्ग से परे से आया हो, जिसे समझना मुश्किल था। कोई उसकी तलवार को स्पष्ट रूप से देख सकता था, फिर भी यह जानना असंभव था कि इससे कैसे बचाव किया जाए। लिन शेन ने बचाव करने की कोशिश नहीं की। उसने तियान शियाओकाओ की ओर से आने वाली तलवार को देखा भी नहीं। जिस क्षण तियान शियाओकाओ ने अपनी तलवार खींची, लिन शेन ने भी स्क्रैप तलवार को बाहर निकाला और तियान शियाओकाओ की ओर वार किया। खून के बदले खून, जीवन के बदले जीवन, ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल का व्यापार। लिन शेन को तियान शियाओकाओ के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार देखकर हर किसी को लगा कि वह पागल हो गया है। तियान शियाओकाओ एक निर्वाण प्राणी था, जबकि लिन शेन केवल एक आरोही था। गुण असमानता बहुत अधिक थी। भले ही तियान शियाओकाओ का लिन शेन को कुचलने के लिए अपने गुण का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसकी तलवार के वार की गति ऐसी नहीं थी जिसका मुकाबला लिन शेन कर सके। जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसा लग रहा था कि तियान शियाओकाओ की तलवार लिन शेन के शरीर को भेद देगी, इससे पहले कि लिन शेन का चाकू तियान शियाओकाओ को छू भी सके। ये सभी विचार बस क्षणभंगुर थे। तियान शियाओकाओ की तलवार ऐसी लग रही थी जैसे वह लिन शेन के शरीर में घुसने वाली हो, जबकि लिन शेन का चाकू अभी भी तियान शियाओकाओ से थोड़ी दूरी पर था। वह नगण्य दूरी तियान शियाओकाओ के लिए लिन शेन को कई बार मारने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी अगले ही पल तियान शियाओकाओ, जो स्पष्ट रूप से लिन शेन को चाकू मारने वाला था, ने अचानक अपनी तलवार की दिशा बदल दी। उसका ब्लेड लिन शेन के चाकू से टकराया, उसी समय तलवार की सफ़ेद रोशनी से खिल उठा। जैसे ही चाकू और तलवार टकराए, तियान शियाओफेंग और अन्य, जो अभी भी सोच रहे थे कि तियान शियाओकाओ ऐसा क्यों करेगा, ने देखा कि तियान शियाओकाओ की तलवार की रोशनी सीधे लिन शेन के चाकू से अलग हो गई थी। संपर्क में आने पर तियान शियाओकाओ की तलवार बलपूर्वक 2 भागों में विभाजित हो गई। असंभव। तियान शियासोंग की आंखें चौड़ी हो गईं, जो उसने जो देखा था उस पर विश्वास करने में असमर्थ थी। तियान शियाओकाओ के हाथ में तलवार, हालांकि स्पिरिट बेस नहीं थी, शीर्ष स्तरीय निर्वाण सामग्री से बनाई गई थी और सेलेस्टियल रेस के एक निश्चित तलवारबाज की उत्कृष्ट कृतियों में से एक थी।
तलवार की अपनी ताकत ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना एक साधारण निर्वाण आध्यात्मिक आधार कर सके, और तियान शियाओकाओ ने निर्वाण की शक्ति का उपयोग करके इसे तलवार की रोशनी में बदल दिया था। कोई भी इसके बारे में कैसे भी सोचे, ये लिन शेन का चाकू होना चाहिए था जो 2 भागों में विभाजित हो गया था। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल विपरीत थी। न केवल तलवार की रोशनी टूट गई थी, बल्कि तलवार भी आधी कट गई थी, जबकि लिन शेन का चाकू पूरी तरह से सुरक्षित दिखाई दे रहा था। इसने उनकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। उसने ऐसा कैसे किया? तियान शियाओफेंग ने अचंभित होकर पूछा। तियान शियाओकाओ ने अपने हाथ में टूटी हुई तलवार को देखा और बिना कुछ कहे भौहें सिकोड़ लीं। क्या ये प्रहार मेरे द्वारा लड़ाई स्वीकार करने के रूप में गिना जाता है? लिन शेन ने धीरे से पूछा, अपनी स्क्रैप तलवार को म्यान में रखते हुए और तियान शियाओकाओ को देखते हुए। बिल्कुल नहीं, उस चाकू में कुछ गड़बड़ है, तियान शियासोंग ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बातें अनसुनी हो गईं क्योंकि लिन शेन उसे सुन नहीं पाया। तियान शियाओफेंग, तियान शियाओया और वह सभी एक ही विचार साझा करते थे, चाकू में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। अन्यथा लिन शेन संभवतः तियान शियाओकाओ की तलवार की रोशनी और तलवार को कैसे काट सकता था? ये बिल्कुल असंभव था। तियान शियाओकाओ ने लिन शेन को देखने के लिए अपना सिर उठाया और सिर हिलाया। तुम जीत गए, मैं तुम्हें पिता से मिलने ले जाऊंगा। इतना कहकर तियान शियाओकाओ ने टूटी हुई तलवार को एक तरफ फेंक दिया और चलने के लिए मुड़ गया। लिन शेन तियान शियाओकाओ का पीछा करते हुए पीछे के आंगन की ओर गया, और कुछ ही देर में उन्हें 3 युवा दिव्य महिलाओं ने उनका रास्ता रोक दिया। बहन, मैं हार गया और मैं इसे स्वीकार करता हूँ, तियान शियाओकाओ ने तियान शियाओफेंग और अन्य 2 से कहा। नहीं, तुम नहीं हारे। समस्या उसका चाकू है। यह कोई अमर स्तर का हथियार होना चाहिए जिसे जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। वह शक्ति उसकी अपनी नहीं है। फैंग शियासोंग की बात पूरी होने से पहले ही फैंग शियाओकाओ ने उसे रोक दिया। ये चाकू की समस्या नहीं है। मैं हार गया, तियान शियाओकाओ ने कहा, जिससे तियान शियासोंग, तियान शियाओया और तियान शियाओफेंग वहीं जम गए। वे बस यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक आरोही एक निर्वाण प्राणी की तलवार की रोशनी और हथियार को चीर सकता है। लेकिन तियान शियाओकाओ झूठ नहीं बोलेगा, न ही वह लिन शेन की मदद करेगा। एक पल के लिए तीनों महिलाएं सदमे में खड़ी रहीं, उनके तैयार किए गए शब्द बेकार और अनकहे हो गए। बहन, मुझे माफ कर दो, तियान शियाओकाओ ने कहा जब वह उनके पास से गुजरी। लिन शेन और तियान शिन ने उसका पीछा किया, तीनों महिलाओं को दरकिनार करते हुए और पिछले आंगन की ओर बढ़ते रहे। क्या वास्तव में निर्वाण की शक्ति और निर्वाण स्तर के हथियार को आरोही की ताकत से अलग करना संभव है? तियान शियासोंग अभी तक इस पर विश्वास नहीं कर सका था। हालांकि इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन शियाओकाओ हमसे झूठ नहीं बोलेगा, तियान शियाओफेंग ने लिन शेन की पीछे हटी हुई आकृति को देखते हुए एक अजीब भाव के साथ कहा। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हमारी छोटी चाची जैसी व्यक्ति और जिस पर स्वर्गीय सम्राट ने ध्यान दिया हो, उसके अपने कारण होंगे। लिन शेन और तियान शिन तियान शियाओकाओ का पीछा करते हुए कई आंगनों से गुजरते हुए एक छोटे से आंगन में पहुंचे। अंदर आ जाओ, तियान शियाओकाओ ने दस्तक भी नहीं दी थी कि अंदर से एक कर्कश पुरुष की आवाज आई। तियान शियाओकाओ ने दरवाजा खोला और लिन शेन ने देखा कि आंगन छोटा होने के बावजूद उसमें कई पौधे और फूल भरे हुए थे। वे उत्परिवर्ती पौधे नहीं थे, बल्कि सबसे साधारण पौधे थे। पिताजी, जब लिन शेन अभी भी आंगन का निरीक्षण कर रहे थे, तियान शियाओकाओ और तियान शिन ने एक साथ एक निश्चित दिशा में सम्मानपूर्वक झुके। लिन शेन ने देखा कि वे जहां झुक रहे थे वहां एक लकड़ी की झोपड़ी थी। झोपड़ी में कोई दरवाजा नहीं था, केवल एक बांस का पर्दा लटका हुआ था नीचे, जिसने अंदर देखने से रोका। आप सभी पहले बाहर जाएं। घर के अंदर से फिर से कर्कश पुरुष की आवाज आई। तियान शियाओकाओ और तियान शिन ने एक दूसरे को देखा और अनिच्छुक होने के बावजूद वे छोटे से आंगन से बाहर निकल गए और बाहर से मुख्य द्वार बंद कर दिया। जैसे ही लिन शेन सोच रहा था कि उस व्यक्ति का अभिवादन कैसे किया जाए, उसने अंदर के आदमी को ये कहते हुए सुना, आपकी तलवार का वार बुरा नहीं था, तियान जुन आपके बारे में गलत नहीं था। मुझे खेद है, मुझे आपको परेशान करने के लिए नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह रास्ता बहुत कठिन है, लिन शेन ने कहा। कोई बात नहीं, मैं लंबे समय से आपसे मिलना चाहता था, ये देखने के लिए कि मेरी घमंडी और अभिमानी बहन ने किस तरह का व्यक्ति चुना है, तियान जुए ने धीरे से कहा। तुम बुरे नहीं हो, लेकिन अगर तुम द्वैत निर्वाण के मार्ग पर चलने की सोच रहे हो, तो तुम्हें उस विचार को त्याग देना चाहिए। अपनी क्षमताओं के साथ, भले ही तुम उस मार्ग पर न चलो, तुम भविष्य में अमरता तक अवश्य पहुंचोगे। उस घातक मार्ग पर अपने जीवन को जोखिम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या द्वैत निर्वाण वास्तव में संभव नहीं है? लिन शेन ने कुछ उलझन के साथ पूछा। तुम और मेरे जैसे लोग आसानी से अपने विश्वासों से विचलित नहीं होते। अंदर आओ, चाहे यह एक मृत अंत हो या नहीं, तुम खुद देखने के बाद जान जाओगे। तियान जुए की आवाज लकड़ी की झोपड़ी से फिर आई। लिन शेन को संकोच करने की कोई बात नहीं थी और अपने जूते उतारने के बाद उसने पर्दा उठाया और अंदर चला गया।
उसकी नज़र झोपड़ी के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी और उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि अंदर एक बर्फ का टुकड़ा था जो बिस्तर से बड़ा था और उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के माध्यम से जुड़े रहें। लिन शेन को यकीन नहीं था कि क्या इसे अभी भी एक व्यक्ति माना जा सकता है। यह मानव रूप में एक बर्फ की मूर्ति की तरह था। पूरा शरीर स्पष्ट क्रिस्टल बर्फ से बना था। अंदर के अंग, हड्डियां और नसें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं और रंग के एक हल्के रंग को छोड़कर पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कि इसे क्रिस्टल बर्फ से उकेरा गया हो। हालांकि वह जानता था कि तियानजुए पूरी तरह से मानव से बदल गया था, उसने ऐसी दृष्टि का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। यह भयानक रूप से विचित्र था। यदि आप ऐसा नहीं बनना चाहते हैं मुझे, तो उस रास्ते पर मत जाना। बर्फ वाले व्यक्ति की आवाज़ लिन शेन के कानों में गूंजी, लेकिन उसने उसके होठों को हिलते नहीं देखा, न ही उसकी आंखों में जरा सी भी झिलमिलाहट हुई। जैसे कि लिन शेन के विचारों को समझते हुए तियानजुए ने कहा, मेरा शरीर पूरी तरह से मानवता से परे हो गया है, बर्फ की मूर्ति से अलग नहीं है। मुझे खाने पीने की ज़रूरत नहीं है और मैं हिल भी नहीं सकता। हालांकि मैं मर नहीं सकता, लेकिन मुझे दिन रात इस अमानवीय पीड़ा को सहना होगा। लिन शेन को आखिरकार समझ में आ गया कि तियान परिवार उसे तियानजुए से क्यों नहीं मिलना चाहता था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि प्रसिद्ध तियानजुए इस तरह से निकल सकता है। शारीरिक दर्द सहने योग्य है, लेकिन जो वास्तव में असहनीय है वह एक जीवित आत्मा को एक बिल्कुल स्थिर शरीर के भीतर रखना है। इसके अलावा आपकी आत्मा लगातार एक गैर मानव चेतना के क्षरण को सहन करेगी और थोड़ी सी भी ढिलाई के साथ आत्मा पूरी तरह से खो जाएगी, यहाँ तक कि मानवता का आखिरी हिस्सा भी गायब हो जाएगा। क्या आप ऐसे परिणाम सहन कर सकते हैं? लिन शेन ने तियानजुए मैनर को कुछ उदास भाव के साथ छोड़ा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के माध्यम से अपडेट रहें। तियानजुए से मिलने के बाद लिन शेन को कुछ समझ में आया कि तियानजुन उसे तियानजुए से मिलना चाहता था, वास्तव में उसे द्वैत निर्वाण के मार्ग पर विचार करने से रोकना था। द्वैत निर्वाण वास्तव में बहुत लुभावना था, लेकिन असफलता का परिणाम मृत्यु से भी अधिक भयानक हो सकता था। तियानजुए ने बहुत खुलकर बताया। लिन शेन को अपने द्वैत निर्वाण के दौरान जो कुछ भी अनुभव किया, असंख्य अजीब और भयानक परिवर्तनों ने लिन शेन के शरीर को सिहरन पैदा कर दी। तियानजुए की तैयारी लिन शेन की तुलना में बहुत अधिक गहन थी, फिर भी वह अभी भी इसे पूरी तरह से सहन करने में कामयाब नहीं हुआ था। लिन शेन को अब इस बात पर कुछ संदेह था कि क्या उसके अपने तरीके उसके शरीर के दो प्रकार की शक्ति, अंदर और बाहर के परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। अगर वह अब तियानजुए की तरह खत्म हो जाता तो वह जल्दी से मरना पसंद करता। क्या तुम अब भी उस रास्ते पर जाना चाहते हो? तियानशिन ने वापस आते समय लिन शेन से पूछा। मुझे स्वीकार करना चाहिए, मैंने हिचकिचाहट दिखाई है। लिन शेन ने आह भरी। अपनी क्षमताओं के साथ तुम्हें ऐसा जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, तियानशिन ने आज आश्चर्यजनक रूप से कुछ समझदारी भरा कहा। वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी भी कोशिश करना चाहता हूँ, लिन शेन ने सोच समझकर कहा। तियानशिन ने अपनी आंखें चौड़ी की। क्या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूँ, लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। अब मुझे पता है कि दोहरे निर्वाण की असली चुनौती क्या है और मुझे लगता है कि मैं इसे हल कर सकता हूँ। क्या चुनौती? इसे कैसे हल किया जाए? तियानशिन ने लिन शेन को कुछ अविश्वास के साथ देखा। दोहरे निर्वाण का असली खतरा निर्वाण नहीं है, बल्कि दो निर्वाणों की शक्तियों को पूरी तरह से कैसे मिलाया जाए, लिन शेन ने समझाया। यदि निर्वाण अंडे और निर्वाण भूमि में एक ही गुण है, तो निर्वाण के दौरान निर्वाण की शक्ति बहुत मजबूत होगी, जो सीधे शरीर को गैर मानव बना देगी, जैसे आपके पिता। वह अपनी चेतना को बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से तैयार और मजबूत थे, लेकिन कोई भी अन्य व्यक्ति अपनी चेतना को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। जानकर अच्छा लगा, तियानशिन ने ठंडी सांस के साथ कहा। तो अलग अलग गुणों वाले निर्वाण अंडे और निर्वाण भूमि का उपयोग करके एक और रास्ता अपनाया जा सकता है, लिन शेन ने सोचा। तो आपको उस विचार को और भी खारिज कर देना चाहिए। वह रास्ता और भी कठिन है, अन्यथा मेरे पिता ने एक ही गुण के निर्वाण अंडे और निर्वाण भूमि को नहीं चुना होता, तियानशिन ने कहा। सच है, निर्वाण अंडे और निर्वाण भूमि के लिए अलग अलग गुण होने से अधिक समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ तक कि गुणों में संघर्ष के कारण निर्वाण विफल हो सकता है और गैर मानव बनने का मौका चूक सकता है। यह अधिक जटिल है। लिन शेन ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन अगर इसे ठीक से नियंत्रित किया जाता है, तो सफल होने का मतलब निर्वाण के दोनों गुणों को प्राप्त करना होगा। दोहरे गुण वाली निर्वाण शक्ति एकल गुण वाली निर्वाण शक्ति की तुलना में अधिक समस्याओं को हल कर सकती है। आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह निश्चित रूप से सफल होगा? तियानशिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं निश्चित नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कभी उस रास्ते पर जाने का इरादा नहीं किया। मैं तुम्हारे पिता के समान ही मार्ग पर चलना चाहता हूँ, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे शब्द अपमानजनक लगते हैं, तियानशिन ने लिन शेन को गुस्से से घूरा। मेरा यह इरादा नहीं है, लिन शेन हंसे। एक ही गुण के निर्वाण अंडे और निर्वाण भूमि के साथ द्वैत निर्वाण करने से निर्वाण गुण में वृद्धि हो सकती है।
उदाहरण के लिए, एक ही अग्निगुण एकल निर्वाण की तुलना में द्वैत निर्वाण में अधिक मजबूत होता है। जो तुम्हारे पिता ने जो कहा उससे बहुत स्पष्ट है, उनका बर्फ गुण दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। तुमने जो कुछ भी कहा है उसके बाद तुमने केवल इस बारे में बात की है कि सफलता के बाद कोई कितना मजबूत हो सकता है, लेकिन तुमने यह नहीं कहा है कि कोई वास्तव में कैसे सफल हो सकता है। तियानशिन ने कुछ असंतुष्ट होकर कहा, मेरे पास कुछ विचार हैं लेकिन उनका परीक्षण नहीं किया गया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वे काम करेंगे या नहीं। इसलिए अब उनके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मेरे विचार काम करते हैं तो आप अगली बार निर्वाण से गुजरते समय इस विधि को आजमा सकते हैं, लिन शेन ने कहा। धन्यवाद, लेकिन क्या यह ऐसा कुछ है जिसे आप परख सकते हैं? अगर आप इसे गलत करते हैं तो आप खत्म हो जाएंगे। तियानशिन की आंखें झपकती हुई बोली, हम पहले इसका परीक्षण करने के लिए एक आरोही ढूंढ सकते हैं। अगर आपकी विधि वास्तव में काम करती है तो हमें निर्वाण के लिए इसका उपयोग करने में बहुत देर नहीं होगी। यह विधि केवल मेरे द्वारा ही इस्तेमाल की जा सकती है, अन्य आरोही खोजने का कोई फायदा नहीं है। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। तियानजुए द्वारा वर्णित प्रक्रिया को सुनने के बाद लिनशेन को पता चला कि तियानजुए की असफलता का मुख्य कारण ये था कि निर्वाण गुण बहुत मजबूत थे, उसकी अपनी ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, जिससे अंततः उसकी मानवता पूरी तरह से खत्म हो गई। तियानजुए ने एक गैर मानव इकाई के रूप में जीवित रहने में कामयाबी हासिल की, अमरता को पूरा किया, पूरी तरह से चेतना खोए बिना आज भी जीवित है। यह अपने आप में एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि है। हालांकि उसे अभी भी सफल नहीं माना जा सकता है, ये केवल समय की बात है कि वह पूरी तरह से गैर मानव बन जाए। लेकिन लिन शेन के पास सुपर बेस फॉर्म है, उसे निर्वाण गुणों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वह निर्वाण गुणों को अपने शरीर के साथ पूरी तरह से विलीन होने दे सकता है। एक बार सफल होने के बाद वह सुपर बेस फॉर्म को छोड़ सकता है, अपने मांस और रक्त की अवस्था में वापस आ सकता है। क्योंकि एकल विशेषताओं को नियंत्रित करना आसान है, लिन शेन का मानना है कि यह विधि व्यवहार्य है। हालांकि अगर ये द्वैत निर्वाण है तो लिन शेन को नहीं पता कि क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, या क्या सुपर बेस फॉर्म सभी संभावित परिदृश्यों को संभाल सकता है, वह आश्वस्त नहीं है। आखिरकार कोई नहीं जानता कि द्वैत निर्वाण के दौरान क्या हो सकता है, यहाँ तक कि तियानजुए को भी नहीं, जिसके पास कोई संबंधित अनुभव नहीं है। जब तक लिन शेन एनजी को खोजने नहीं जाता, केवल तभी जब एनजी अपने निर्वाण के अनुभवों को साझा करने के लिए तैयार हो, तभी लिन शेन द्वैत निर्वाण का प्रयास करने की हिम्मत कर सकता है। एनजी वास्तव में बहुत मजबूत है। बिना किसी पूर्व अनुभव या सैद्धांतिक समर्थन के वह द्वैत निर्वाण में सफल रहा। इस आदमी की ताकत की कोई सीमा नहीं है, लिन शेन ने अंदर से आश्चर्यचकित होकर कहा, वह खुद ऐसा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करेगा। अब लिन शेन एक एकल विशेषता निर्वाण की तैयारी कर रहा है। जो कुछ बचा है वह केवल ये निर्धारित करना है कि किस आधार उत्परिवर्तन स्थान का उपयोग करना है। फिर वह उस आधार उत्परिवर्तन स्थान पर जाएगा, एक निर्वाण अंडा प्राप्त करेगा और निर्वाण प्रक्रिया शुरू करेगा। समस्या यही है, निम्न स्तरीय बेस म्यूटेशन स्थानों में निर्वाण अंडे नहीं होंगे, इसलिए लिन शेन को निर्वाण स्तर के बेस म्यूटेशन स्थान का चयन करना होगा ताकि वहां से निकलने वाला निर्वाण अंडा प्राप्त हो सके। बेस म्यूटेशन स्थान जिसका सुझाव तियानजुन ने पहले दिया था, अब कोई विकल्प नहीं है। लिन शेन ने निर्वाण को पूरा करने के लिए रहस्यमय ग्रह पर फायर बेसिन का उपयोग करने पर भी विचार किया, लेकिन वहां सफल होना और भी कठिन है। वह स्थान स्वभाव से अमर भूमि है जो केवल अमर प्राणियों को जन्म देती है। उसी स्रोत और वंश के लिए जाने के लिए एकमात्र विकल्प अमर भूमि के साथ अमर अंडे का उपयोग करना होगा, लेकिन किसी ने भी इस तरह की विधि से सफलता के बारे में नहीं सुना है। प्राचीन क्षेत्र के राजा ने निर्वाण के लिए केवल उस भूमि की शक्ति का उपयोग किया, अमर अंडे का उपयोग नहीं किया, और तब भी वह सफल नहीं हुआ। उसका वर्तमान प्रयास प्राचीन क्षेत्र के राजा की तुलना में और भी अधिक कठिन होगा, जिसमें लॉटरी जीतने की तुलना में सफलता की संभावना कम है। ऐसा लगता है कि मुझे निर्वाण के लिए एक नई भूमि चुननी होगी। सर्वोच्च कबीले की सर्वोच्च भूमि एक अच्छा विकल्प है। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित है और प्राप्त की गई विशेषताएं काफ़ी अच्छी हैं। दोहरे निर्वाण की वृद्धि के साथ लिन शेन निर्वाण के लिए सर्वोच्च भूमि का उपयोग करने के लिए उत्सुक था, लेकिन सर्वोच्च भूमि पर जानकारी की जांच करने के बाद उसने महसूस किया कि वहां से निर्वाण अंडा प्राप्त करना भी आसान नहीं होगा। चूंकि उस स्थान को सर्वोच्च कबीले द्वारा रूपांतरित किया गया था, इसलिए सर्वोच्च भूमि की ऊर्जा लगातार समाप्त होती रही है। कई वर्षों से इसने किसी भी निर्वाण प्राणी का पोषण नहीं किया है, निर्वाण अंडों की तो बात ही छोड़िए। मुझे निर्वाण कहाँ करना चाहिए? लिन शेन कुछ परेशान था। लिन शेन ने लाइब्रेरी में एक और यात्रा की, ये देखना चाहते थे कि क्या सेलेस्टियल रेस के संग्रह में कोई निर्वाण भूमि है जो उनकी ज़रूरतों के लिए उपयुक्त है। कई निर्वाण भूमियों में वास्तव में कुछ ऐसी थीं जिनमें मजबूत विशेषताएं थीं जो निर्वाण से गुजरने के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती थीं। हालांकि दुर्लभ विशेषताओं वाली निर्वाण भूमियों में समान विशेषता वाला निर्वाण अंडा प्राप्त करना आसान नहीं था, इसलिए फिलहाल वह निश्चित नहीं था कि कौन सा चुनना है।
लिन शेन ने मोटे तौर पर कुछ का चयन किया और पाया कि दर्जनों निर्वाण भूमियां थीं जो उनकी प्राथमिकताओं को पूरा करती थीं। उन्होंने ये देखने की योजना बनाई कि क्या वह बाद में एक उपयुक्त निर्वाण अंडा प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि वह वहां था, लिन शेन ने कौशल कक्षों की जांच करने का फैसला किया और अभ्यास करने के लिए एक प्रशंसक कौशल चुनने की योजना बनाई। प्रशंसक श्रेणी खोजने पर उन्होंने पाया कि प्रशंसक कौशल के अंतर्गत कई उपश्रेणियां थीं। लिन शेन ने फोल्डिंग फैन उपश्रेणी की तलाश की और एक एक करके किताबें पलटना शुरू कर दिया। सेलेस्टियल रेस की तकनीक इतनी उन्नत होने के बावजूद उनके पास इलेक्ट्रॉनिक संस्करण क्यों नहीं है? इन किताबों को एक एक करके बिना किसी बुद्धिमानी के छानने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं कब खत्म कर पाऊंगा, लिन शेन ने शिकायत की, लेकिन चूंकि उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए वह धीरे धीरे एक एक करके उन्हें पढ़ता गया। हालांकि फैन स्किल्स एक खास क्षेत्र थे, लेकिन ब्रह्मांड बहुत विशाल था। यहाँ फोल्डिंग फैन स्किल्स का संग्रह अभी भी भयावह रूप से व्यापक था। कुछ को देखने के बाद लिन शेन को एहसास हुआ कि केवल शुरुआती चालों को पलटकर वह इन कौशलों की गुणवत्ता बता सकता है और यह कि प्रत्येक पुस्तक को पूरा पढ़ना आवश्यक नहीं है। लिन शेन ने एक के बाद एक किताबें पलटीं। हालांकि कुछ में विशिष्ट तकनीकें थीं, लेकिन अधिकांश दोहराई जाने वाली तरकीबें थीं जिनका कोई खास महत्व नहीं था। सैकड़ों किताबें ब्राउज करने के बाद एक भी फैन विधि ने लिन शेन को प्रभावित नहीं किया था। सेलेस्टियल रेस की दूसरी मंजिल की लाइब्रेरी में संग्रहीत तकनीकें इतनी खास नहीं हैं, लिन शेन ने मन ही मन आलोचना की। वास्तविकता ये थी कि उसने जो कौशल सीखे थे वे सभी बहुत उच्च स्तरीय थे और उसके विरोधियों के कौशल भी ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ उच्च स्तरीय तकनीकों में से थे। बहुत सी अच्छी चीजें देखने के बाद कमतर चीजों की सराहना करना बहुत कठिन हो गया। अन्य छोटे कुलों के लिए ये तकनीकें दिव्य कौशल के सपने जैसी होंगी। मोर कबीले का मोर प्रदर्शन पंखा कौशल यहाँ क्यों नहीं है? लिन शेन ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वह पंखा कौशल नहीं मिला जिसमें उसकी रुचि थी। दूसरी बार सोचने पर भले ही वह यहाँ होता, सम्राट तियानशु ने संभवतः स्वर्गीय पत्नी के पारिवारिक कौशल को दूसरों के लिए आकस्मिक रूप से देखने के लिए नहीं रखा होता। 100 या उससे अधिक पुस्तकों को पलटने के बाद भी उसे कोई ऐसी नहीं मिली जो उसकी नज़र में आई। लिन शेन को देखने में बहुत आलस आ गया। आखिरकार वह दुश्मनों को हराने के लिए प्रशंसकों पर निर्भर नहीं था। बचाव के लिए ब्लेड तकनीक और आक्रमण के लिए मुक्का और उंगलियों के साथ प्रशंसक तकनीक केवल कुछ ऐसी चीज थी जिसे वह आकस्मिक रूप से करना चाहता था, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कोई नहीं था। जैसे ही वह दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार से बाहर निकलने वाला था, उसने व्यवस्थापक की मेज से एक परिचित व्यक्ति को निकलते देखा। यह इतना परिचित व्यक्ति नहीं था, बल्कि मोज़ेक पोशाक थी। स्वर्गीय पत्नी के अलावा और कौन इस तरह की जगह पर दिखाई दे सकता है? स्वर्गीय पत्नी यहाँ क्या कर रही है? किताबें उधार ले रही है या उन्हें वापस कर रही है? लिन शेन के दिमाग में एक विचार आया। उसने लापरवाही से एक प्रशंसक कौशल पुस्तक पकड़ी और फिर काउंटर की ओर बढ़ गया। चूंकि दूसरे स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच सकते थे, इसलिए वहां बहुत कम लोग किताबें उधार ले रहे थे या उन्हें वापस कर रहे थे, और काउंटर पर केवल 2 किताबें थीं। एक पुस्तक हेवनली हॉट स्किल थी और दूसरी 9 हेवंस मिस्टिक विंड फैन स्किल थी। हेवनली हॉट स्किल सेलेस्टियल रेस का आंतरिक संस्करण था, न कि सामान्य सामग्री की तरह। इस स्तर पर संग्रहीत कोई भी चीज़ आम से बहुत दूर थी। हालांकि उस फैन स्किल पुस्तक को देखकर लिन शेन को पता था कि यह हेवनली कॉन्सर्ट ही रही होगी जिसने इसे उधार लिया होगा। आखिरकार हेवनली हॉट स्किल चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, हेवनली कॉन्सर्ट जो मोर कबीले से थी शायद इसका अभ्यास नहीं करेगी। ये बहुत संभव था कि उसने एक फैन स्किल उधार ली हो, खासकर तब जब मोर कबीला ऐसे कौशल में काफ़ी अच्छा था। आखिर मुझे ये 9 हेवंस मिस्टिक विंड फैन स्किल पहले क्यों नहीं मिल पाए और यह यहाँ क्यों है? लिन शेन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए फैन स्किल मैनुअल उठाया। लाइब्रेरियन ने उसकी ओर देखा और कहा, यह अभी कुछ समय पहले ही लौटा है, क्या तुम इसे भी देखना चाहोगे? तो मैं उन्हें एक साथ उधार ले लूँगा। लिन शेन ने पंजीकरण कराया और दोनों फैन स्किल उधार लेकर घर वापस ले गया। घर पहुंचकर लिन शेन ने बेतरतीब ढंग से उठाए गए बटरफ्लाई फैन स्किल को एक तरफ फेंक दिया और 9 हेवंस मिस्टिक विंड फैन स्किल को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसे हेवनली कॉन्सर्ट ने चेकआउट किया था। शुरू करने पर उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में उन अन्य फैन स्किल से अलग था जिन्हें उसने पहले देखा था। यह एक बहुत शक्तिशाली स्किल था। इस स्किल में 9 चालें शामिल थीं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी असाधारण रहस्यमयता थी, विशेष रूप से पंखे से हवा को नियंत्रित करने के अनुप्रयोग में, जिसे काफ़ी सरल कहा जा सकता है। लिन शेन बहुत खुश था और यह बिल्कुल सही समय था इस फैन स्किल का अभ्यास करने के लिए। हालांकि अभ्यास करने पर उसे एहसास हुआ कि 9 हेवंस मिस्टिक विंड फैन स्किल वास्तव में कठिन थी। विभिन्न परिवर्तन बहुत जटिल थे, हालांकि केवल 9 चालें थीं, प्रत्येक में हजारों विविधताएं थीं। इन सभी विविधताओं को याद रखने की कोशिश करना लिन शेन के लिए बहुत बड़ा प्रयास था और उसने एक चाल भी पूरी किए बिना हार मान ली थी।
आखिरकार फैन स्किल कुछ ऐसा था जिसका अभ्यास करने की उसने केवल आकस्मिक रूप से योजना बनाई थी, उसके पास इसे पूरी तरह से करने के लिए समय या ऊर्जा नहीं थी। उस समय और ऊर्जा के साथ उसके लिए अपनी फिंगर स्किल का अधिक अभ्यास करना बेहतर होगा, क्योंकि एक पॉइंट को सील करने वाली फिंगर स्किल ही उसकी सबसे बड़ी निर्भरता थी। जहां तक फैन स्किल्स की बात है, भले ही वह उन्हें नहीं जानता हो, दुश्मन का सामना करने के लिए फैन डांस की 10 चालों पर निर्भर रहना बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। लिन शेन ने 9 हेवंस मिस्टिक विंड फैन स्किल को एक तरफ रख दिया, बटरफ्लाई फैन स्किल को देखा जिसे उसने एक तरफ फेंक दिया था और उसे उठाकर आराम से पलट दिया। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक सामान्य प्रशंसक कौशल था। पहले कुछ चालों को देखकर ही वह जान गया कि यह कई अन्य प्रशंसक कौशलों के समान है और इसमें कोई विशिष्ट विशेषता नहीं है। फिर भी लिन शेन ने इसे नीचे रखने की इच्छा को रोका और इसे पलटना जारी रखा। अगर सम्राट तियानशु को स्वर्गीय पत्नी द्वारा लौटाई गई पुस्तक उधार लेने के बारे में पता चला तो यह उसके संदेह को जगा सकता है। हो सकता है कि लिन शेन इस पर बहुत ज्यादा सोच रहा हो, लेकिन वह ज्यादा सोचना पसंद करेगा। अगर सम्राट तियानशु जांच करते और उन्होंने खुद उधार ली गई पुस्तक को नहीं देखा होता, बल्कि केवल स्वर्गीय पत्नी द्वारा लौटाए गए 9 स्वर्ग रहस्यवादी पवन प्रशंसक कौशल को देखा होता, तो चाहे वह इसे कैसे भी समझाए, सम्राट तियानशु को संदेह बना रहता। पूरी तरह से दिखावा करने के लिए लिन शेन ने न केवल इस बटरफ्लाई फैन कौशल को पढ़ने की योजना बनाई, बल्कि इसका अभ्यास भी किया। शुरू में लिन शेन जानबूझकर इसे सरसरी तौर पर पढ़ रहे थे और वास्तव में पहले के खंडों में कुछ भी विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया, लिन शेन को आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि इस आकस्मिक रूप से चुनी गई बटरफ्लाई ब्लेड तकनीक में बेहद शानदार चालें थीं, जो उसे भी आश्चर्यजनक लगीं। पहले के खंडों की तुलना में बटरफ्लाई फैन स्किल के उत्तरार्ध को बस एक दिव्य तकनीक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वाह, इस फैन स्किल को किसने बनाया? ये शुरुआत में बहुत ही सांसारिक है, लेकिन फिर अचानक ये बाद में चमत्कारी हो जाती है। लिन शेन को लगा कि बटरफ्लाई फैन स्किल के निर्माता का दोहरा व्यक्तित्व रहा होगा। एक व्यक्तित्व ने शुरुआत को गढ़ा था, जबकि दूसरे ने बाद के भाग को गढ़ा था। पहले और बाद के खंडों के बीच का अंतर रात और दिन जैसा था। अगर लिन शेन ने इसे बेतरतीब ढंग से घर नहीं लाया होता और किसी विशेष कारण से पढ़ना जारी रखा होता, तो शायद वह पहले कुछ पन्नों से आगे नहीं बढ़ पाता। जितना अधिक लिन शेन पढ़ता, उतना ही वह आश्चर्यचकित होता। बटरफ्लाई फैन स्किल का उत्तरार्ध एक उत्कृष्ट कृति थी और उसे आश्चर्य होता कि ऐसा कौशल किसने बनाया है। पुस्तक में लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि हस्ताक्षर भी नहीं थे। लिन शेन के लाइब्रेरी से जाने के कुछ समय बाद ही डीन काउंटर पर आए। हेवनली इंस्टीट्यूट के चीफ ने कौन सी किताबें उधार लीं? हेवनली इंस्टीट्यूट के चीफ ने 9 हेवंस मिस्टिक विंड फैन स्किल और बटरफ्लाई फैन स्किल उधार लीं। लाइब्रेरियन ने जांच की और जवाब दिया। ये सुनकर डीन को लगा कि यह बिल्कुल सामान्य बात है। वह जानते थे कि लिन शेन का लाइफ बेस एक फोल्डिंग फैन था, इसलिए फैन तकनीक उधार लेना बहुत आम बात थी। जैसे ही डीन जाने वाले थे, उन्होंने लाइब्रेरियन को ये कहते हुए सुना, 9 हेवंस मिस्टिक विंड फैन स्किल उधार लेने से पहले ही वापस कर दी गई थी। अभी लौटाया? इसे किसने लौटाया? डीन ने सहजता से पूछा। स्वर्गीय पत्नी, लाइब्रेरियन ने उत्तर दिया। स्वर्गीय पत्नी द्वारा लौटाया गया 9 स्वर्ग रहस्यवादी पवन पंखा कौशल। डीन ने उधारी रिकॉर्ड के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें पलटा और वास्तव में देखा कि यह स्वर्गीय पत्नी थी जिसने 9 स्वर्ग रहस्यवादी पवन पंखा कौशल उधार लिया था और इसे आज ही लौटाया गया था, लिन शेन द्वारा इसे उधार लेने से कुछ मिनट पहले भी नहीं। क्या ये संयोग है? डीन अपने कार्यालय में वापस आया, कुछ देर सोचा और फिर भी एन जियाहे से संपर्क करने का फैसला किया। युवा मास्टर, क्या आपको लगता है कि यह एक संयोग है? डीन ने कहा। चाहे ये संयोग हो या ना हो, इसे संयोग नहीं बनाया जा सकता है, एन जियाहे ने उदासीनता से कहा। आपको इस मामले के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको इसे संभालने की जरूरत है। मेरे पास अपनी व्यवस्था है। संचारक को नीचे रखने के बाद एन जियाहे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह एक ऐसा अवसर है जो हमारे सामने आया है, जिससे हम एक साथ 2 समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लिन शेन को पता नहीं था कि कोई पहले से ही नाटक की पटकथा लिख रहा था। उसने घर पर बटरफ्लाई फैन स्किल का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। बटरफ्लाई फैन स्किल 9 हेवंस मिस्टिक विंड फैन स्किल जितनी जटिल नहीं थी, यह एक एकल फ्लिक गति पर केंद्रित थी। लिन शेन ने पहले आधे हिस्से को सीधे त्याग दिया और केवल बाद के आधे हिस्से का अभ्यास किया। फोल्डिंग फैन को बूमरैंग की तरह फेंका और हाथ की तकनीकों और शक्ति नियंत्रण का उपयोग करके फेंका गया फोल्डिंग फैन अपने आप वापस उड़ सकता था। वास्तव में वापस उड़ना मुद्दा नहीं था, ये हाथ की तकनीकों और शक्ति अनुप्रयोग के साथ फोल्डिंग फैन के नियंत्रण का अभ्यास करने के बारे में था। बटरफ्लाई फैन स्किल को वास्तव में प्रभावशाली बनाने वाली बात यह थी कि फैन को फेंकने के बाद ये फैन की विशेष संरचना और कौशल हेरफेर के कारण हवा में अप्रत्याशित प्रक्षेप वक्र कर सकता था।
फोल्डिंग पंखा अप्रत्याशित रूप से ऊपर नीचे बाएं दाएं घूमता था, जैसे हवा में बेतहाशा नाचती हुई तितली, जिससे दूसरों के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता था कि अगले पल ये कहाँ उड़ जाएगा। लिन शेन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि बटरफ्लाई फैन स्किल के निर्माता जब उन्होंने खुद फोल्डिंग फैन को फेंका तब भी उन्हें नहीं पता था कि यह आखिरकार कहाँ गिरेगा। यह एक ऐसा कौशल था जिसे इसका उपयोगकर्ता भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था। इस तरह के कौशल में लिन शेन की बहुत रुचि थी। कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद वह फेंकने के बाद फोल्डिंग फैन को वापस उड़ने के लिए नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। यह विशुद्ध रूप से तकनीकी अनुप्रयोग था, इनहेरिटेंस फैन का अपने आप वापस लौटना नहीं। लेकिन वापस उड़ पाना बटरफ्लाई फैन स्किल की सिर्फ बुनियादी बातें थीं, सबसे बड़ी चुनौती थी नियंत्रण की कमी। लिन शेन ने यह भी अनुमान लगाया कि अगर बटरफ्लाई फैन स्किल में वास्तव में महारत हासिल कर ली जाए तो क्या ये तियान बुलुओ और टाई जैसे लोगों की भविष्यवाणी करने वाली तकनीकों का मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है। आखिरकार, अगर लिन शेन को भी नहीं पता था कि फेंका गया पंखा कहाँ जाकर खत्म होगा, तो प्रतिद्वंद्वी ऐसी विचित्र वस्तु का अनुमान कैसे लगा सकता है। जितना ज्यादा लिन शेन ने इसके बारे में सोचा उतना ही वह उत्साहित होता गया। अभ्यास करने के लिए उसकी प्रेरणा बढ़ती गई क्योंकि वह लगातार फोल्डिंग पंखे की उड़ान प्रक्षेपवक्र को नियंत्रित करने का प्रयास करता रहा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष कहानियों का अनुभव करें। व्यवस्था के बिना अव्यवस्था बेकार है, केवल व्यवस्था से ही अव्यवस्था एक उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है। अगर यह बेतरतीब ढंग से इधर उधर फेंकने जितना सरल होता तो बटरफ्लाई फैन स्किल को दूसरी परत पर नहीं रखा जाता। लिन शेन को पहले फोल्डिंग फैन पर बहुत मजबूत नियंत्रण रखना था ताकि वह अव्यवस्थित दिखने वाले बटरफ्लाई फैन स्किल का सही इस्तेमाल कर सके। बार बार उसने फोल्डिंग फैन को बाहर फेंका और इनहेरिटेंस फैन का प्रक्षेपवक्र और भी ज्यादा विचित्र होता गया, ऊपर उठता और नीचे गिरता, बाएं मुड़ता और दाएं भागता, जैसे कोई तितली नृत्य में लिन शेन के चारों ओर फड़फड़ा रही हो। प्रजातियों के बीच रैंकिंग की लड़ाई जारी रही, हालांकि वे आम लोगों से शायद ही संबंधित थीं। लिन शेन जैसे आरोही और यहां तक कि निर्वाण स्तर पर भी अमर लोगों के बीच लड़ाई की सराहना करने की क्षमता की कमी थी। लड़ाई के दृश्य आमतौर पर एक भयानक प्रकाश विस्फोट के साथ शुरू होते थे और एक भयावह विस्फोट के साथ समाप्त होते थे। बीच में कभी कभी कोई उल्कापिंड या ग्रह फट जाता था। जब अमर लोग कार्रवाई करते थे तो कोई उनके आंकड़े भी नहीं देख सकता था, वे बहुत तेज थे। निम्न श्रेणी के निर्वाण प्राणियों के बीच कुछ हद तक मनोरंजक लड़ाइयों के अलावा अमर लोगों के बीच लड़ाई वास्तव में केवल रैंकिंग में बदलाव को देखने के बारे में थी। ब्रह्मांड में सबसे आगे की रैंकिंग लिन शेन के लिए बहुत दूर थी और यहां तक कि पूरी मानव जाति के लिए भी वे एक सपने की तरह दूर थीं। लिन शेन को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि ब्रह्मांड में नंबर 1 कौन है। वह पूरी तरह से बटरफ्लाई फैन स्किल का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके हाथों में फोल्डिंग फैन अधिक से अधिक जीवंत होता जा रहा था, जोड़ने वाली तितली जैसा लग रहा था। तुमने यह मूर्ति कहाँ देखी? उसका संचारक उसकी बड़ी बहन लिन मियाओ के एक ध्वनि संदेश से कंपन कर रहा था। स्वर्ण बुद्ध मंदिर से बाहर निकलने पर लिन शेन ने अपनी बहन को लकड़ी की नक्काशी की तस्वीर भेजी थी। उम्मीद है कि वह इसे पहचान सकेगी और यह निर्धारित कर सकेगी कि क्या दूसरी लकड़ी की आकृति वास्तव में उनका दूसरा भाई है। शायद लिन मियाओ काम में व्यस्त था और उसने अब तक उसके संदेश का जवाब नहीं दिया था। क्या मूर्ति में बनी आकृति हमारे दूसरे भाई की है? लिन शेन अपनी बहन के स्वर से बता सकता था कि शायद कोई विकास हो सकता है। ये कुछ हद तक उसके जैसा दिखता है। आपको ये लकड़ी की नक्काशी कहाँ से मिली? जियाओ यिन के रूप में उकेरी गई आकृति 20 वर्ष की आयु के आसपास की होनी चाहिए, जिसे आपने पहले नहीं देखा होगा। लिन मियाओ का ध्वनि संदेश तुरंत बाद में आया। लिन शेन ने जल्दी से स्वर्ण बुद्ध मंदिर की अपनी यात्रा का वर्णन किया और अपनी बहन को टाई की लकड़ी की नक्काशी की एक तस्वीर भी भेजी। तो इस तरह से देखने पर टाई शायद हमारा दूसरा भाई नहीं है, लिन शेन ने कहा। जरूरी नहीं, लिन मियाओ ने कई वॉयस मैसेज के साथ जवाब दिया। मास्टर चाओ डू ने जो कहा उसके अनुसार उसने पहले तुम्हारे दूसरे भाई को देखा और फिर कई सालों बाद उसने टाई को देखा। शायद बीच में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे तुम्हारे दूसरे भाई की शक्ल बदल गई हो, जिससे मास्टर चाओ डू ने उन्हें 2 अलग अलग लोगों के रूप में गलत समझा हो, जबकि वास्तव में वे दोनों तुम्हारे दूसरे भाई हैं। बस एक 20 साल पहले का है और दूसरा 20 साल से भी ज्यादा बाद का है। इस तरह से ऐसा लगता है कि कोई समस्या नहीं है। लिन शेन ने सोचा कि यह संभव हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही ये साबित करना और भी मुश्किल हो गया कि टाई उसका दूसरा भाई नहीं था। लिन शेन, इतना संदेह मत करो। हाल ही में मैं आपके दूसरे भाई के साथ बहुत बातचीत कर रहा हूं और ऐसी कई बातें हैं जो केवल वही जानता होगा। वह निश्चित रूप से तुम्हारा दूसरा भाई है, इसमें कोई गलती नहीं है, उसकी बहन ने निश्चितता के साथ कहा। समझ गई बहन, लिन शेन ने कुछ हद तक असहाय होकर उत्तर दिया। उसे भी उम्मीद थी कि टाई उसका दूसरा भाई है और वह चाहता था कि उसका भाई अभी भी जीवित हो, लेकिन दोनों के बीच असमानताएं बहुत ज्यादा थीं।
उसे चीज़ों को स्पष्ट करना था, क्योंकि किसी को अस्पष्ट रूप से अपना भाई मानना अनुचित था। क्या होगा अगर टाई उसका दूसरा भाई नहीं था? अगर वह अब खोज छोड़ देता है, तो क्या यह असली दूसरे भाई के साथ अन्याय नहीं होगा? इसके अलावा उसके तीसरे और चौथे भाई अभी भी अपने दूसरे भाई का बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। लिन शेन उनसे संपर्क करना चाहता था, लेकिन उसके पास उन तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था। लिन शेन अपने तीसरे भाई के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए डीमैन जनजाति की यात्रा करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से सेलेस्टियल रेस और डीमैन जनजाति आग और पानी की तरह थे और उसे डीमैन जनजाति से गहरी दुश्मनी थी। चाहे वह किसी भी पहचान का इस्तेमाल करके वहां जाता हो, वह जीवित नहीं बचेगा। तुम्हारे दूसरे भाई ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए निर्वाण प्राप्त करने का समय आ गया है? बड़ी बहन ने एक और संदेश भेजा। क्या टाई तुम्हारे ठीक बगल में है? लिन शेन कुछ अवाक रह गया। अगर टाई बड़ी बहन के बगल में था, तो उसने शायद वह सब कुछ देख लिया था जो उन्होंने अभी अभी चर्चा की थी। क्या तुम अपनी बहन को बेवकूफ़ समझते हो? बड़ी बहन ने वापस संदेश भेजा और लिन शेन ने आखिरकार राहत की सांस ली। मैं निर्वाण प्राप्त करने की योजना बना रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि इसे कहाँ करना है, लिन शेन ने उत्तर दिया। तुम्हारे दूसरे भाई ने कहा है कि तुम्हें निर्वाण के लिए प्राचीन मंदिर जाना चाहिए, बड़ी बहन का एक और संदेश आया। वह स्थान अमर भूमि का हिस्सा है, जोखिम बहुत अधिक है। लिन शेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि टाई ने उसे वहां निर्वाण प्राप्त करने का सुझाव दिया। लिन शेन को संदेह था कि टाई वास्तव में पुनर्जन्म लेने वाला प्राचीन क्षेत्र का राजा था जो अपने पुनर्जन्म में असफल हो गया था। अगर वह भी असफल हो गया होता, तो वह उसे क्यों भेजता उसे वहां? बड़ी बहन ने एक वीडियो कॉल शुरू की और लिन शेन ने स्वीकार करना चुना। संचारक ने तुरंत एक होलोग्राफिक छवि पेश की, जिसमें बड़ी बहन और टाई लिन शेन के सामने दिखाई दिए। लिटिल फाइव, तुम प्राचीन मंदिर में गए हो, तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में पता होना चाहिए। वहां निर्वाण से गुजरते हुए तुम जो निर्वाण गुण प्राप्त करोगे, वे अद्वितीय और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होंगे, टाई ने सीधे कहा। क्या तुमने वहां निर्वाण प्राप्त किया? लिन शेन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए वह प्रश्न पूछा जो वह जानना चाहता था। हाँ, टाई ने सीधे उत्तर दिया, मैंने अपना निर्वाण वहां पूरा किया, जब मैं तुम्हें खोजने के लिए एलियन दुनिया में जा रहा था, जब मैं उस जगह से गुजर रहा था। लिन शेन ने सोचा, ये जोड़ता है। जब टाई पहली बार पेड़ से उभरा, तो उसे केवल एक आरोही होना चाहिए था। ये बाद में था, जब उसने लॉकी पर्वत को एलियन दुनिया के लिए छोड़ दिया, तब वह निर्वाण स्तर पर चढ़ गया। हालांकि इसने एक सवाल उठाया। लिन शेन ने हमेशा सोचा था कि टाई की आधी आदमी आधी लोहे की अवस्था कई बार निर्वाण से गुजरने के कारण थी। लेकिन अब ये जानते हुए कि वह पहले से ही आरोही स्तर पर ऐसा था, ये निर्वाण नहीं था जिसने उसके परिवर्तन का कारण बना। लिन शेन को और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि अगर टाई वास्तव में पुनर्जन्म लेने वाला प्राचीन क्षेत्र का राजा था, क्योंकि वह आसानी से निर्वाण में सफल हो सकता था, तो प्राचीन क्षेत्र के राजा को समस्याओं का सामना कैसे करना पड़ा? क्या वे वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं? या मैं इस पर बहुत ज्यादा सोच रहा हूं और टाई प्राचीन क्षेत्र के राजा का पुनर्जन्म लेने वाला शरीर नहीं है, बल्कि सिर्फ मेरा दूसरा भाई है? लिन शेन ने एक पल के लिए कई बातों पर विचार किया, लेकिन वह सब कुछ समझ नहीं पाया। अमर भूमि की शक्ति बहुत मजबूत है, मुझे डर है कि मैं बच नहीं पाऊंगा और गैर मानव बन जाऊंगा। सच बताऊं तो लिन शेन कुछ हद तक लुभाया गया था। चूंकि टाई ने वहां सफलतापूर्वक निर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए उसके पास भी एक मौका हो सकता था, लेकिन वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। मेरे पास एक गुप्त तकनीक है जो आपको वहां निर्वाण में सफल होने में मदद कर सकती है, टाई ने कहा। गुप्त तकनीक? किस तरह की गुप्त तकनीक? लिन शेन ने संदेह से पूछा। अपनी चेतना शक्ति को प्रशिक्षित करने की एक विधि। प्राचीन मंदिर में निर्वाण प्राप्त करते समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपकी चेतना शक्ति है। जब तक आपकी चेतना खो नहीं जाती, तब तक असफलता लगभग असंभव है, टाई ने समझाया। आपने ये गुप्त तकनीक कहाँ से सीखी? लिन शेन ने पूछा, उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहा है। मुझे बस इतना याद है कि मेरे पास ऐसी एक तकनीक है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि यह कहाँ से आई है, टाई ने अपना सिर हिलाया। लिन शेन थोड़ा संदिग्ध था, सोच रहा था कि क्या उसका निर्णय गलत था, कि शायद टाई वास्तव में उसका दूसरा भाई था और प्राचीन क्षेत्र के राजा का पुनर्जन्म नहीं था। लेकिन ये सुनकर कि टाई के पास ये गुप्त तकनीक है, उसे लगा कि टाई के प्राचीन क्षेत्र का राजा बनने की संभावना अधिक है। अन्यथा यह इतना संयोग कैसे हो सकता है कि टाई को प्राचीन मंदिर का रास्ता पता था और उसके पास इस तरह की गुप्त तकनीक भी थी? ऐसा लग रहा था कि यह विशेष रूप से उसके लिए तैयार की गई थी। टाई ने लिन शेन के साथ चेतना शक्ति के प्रशिक्षण की गुप्त तकनीक साझा की। इसे सुनने के बाद लिन शेन को लगा कि उसका सिर बड़ा हो गया है। चेतना शक्ति के प्रशिक्षण की यह विधि बहुत ही अमानवीय थी। पहले पिटाई, फिर ठंड, उसके बाद जलाना। लिन शेन को लगा कि यह बिल्कुल भी साधना की गुप्त तकनीक नहीं है, बल्कि किंग राजवंश की 10 महान यातनाओं में से एक है।
टाई ने उसे बताया कि अपनी चेतना शक्ति को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न कठिनाइयों को सहना आवश्यक है, अन्यथा ये कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। ये गुप्त तकनीक मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं लगती। जब चरम पर नहीं धकेला जाता तो लिन शेन कठिनाइयों को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। केवल अत्यधिक पीड़ा के माध्यम से ही कोई श्रेष्ठ बन सकता है। प्राचीन मंदिर में निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको इस गुप्त तकनीक में महारत हासिल करनी चाहिए और अपनी चेतना शक्ति को मजबूत करना चाहिए, टाई ने कहा। मैं इसे आजमाऊंगा। टाई के साथ संचार समाप्त करने के बाद लिन शेन को जटिल महसूस हुआ। अब जब टाई उनके और करीब आ रहा था तो क्या होगा यदि उन्हें भविष्य में पता चले कि टाई उनका दूसरा भाई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वह है। लिन शेन ने आह भरी और वेई वुफू की तलाश में चला गया। उसे ये देखने की कोशिश करनी थी कि क्या वह टाई की गुप्त तकनीक में महारत हासिल कर सकता है। अगर वह वास्तव में अमर भूमि में निर्वाण प्राप्त कर सकता है तो यह निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था। उसे पहले डर था कि दुर्घटना का जोखिम बहुत बड़ा था और उसने इस पर विचार करने की हिम्मत नहीं की थी। अब ये जानते हुए कि टाई ये कर सकता है, उसके विचार अधिक सक्रिय हो गए। हाल ही में लिन वान बहुत निराश हो गई थी। उसने सोचा कि डीन की सहायक बनने के बाद उसके पास लिन शेन के करीब आने के बहुत सारे अवसर होंगे, लेकिन उसे पता चला कि उसकी नियुक्ति के बाद से उसने उसे शायद ही कभी देखा हो। लिन शेन, ये डीन, किसी भी अन्य संस्थान के प्रमुख के विपरीत महीने में केवल कुछ बार सेलेस्टियल मास्टर संस्थान में आता था। हर बार जब लिन शेन उसे देखता था तो उसे एक स्पैरिंग पार्टनर के रूप में इस्तेमाल करता था। हालांकि सेलेस्टियल मास्टर संस्थान के अन्य लोग वास्तव में इस डीन को बहुत पसंद करते थे क्योंकि लिन शेन जब भी आते थे लगभग हमेशा पैसे देते थे। भले ही यह पिछला वेतन और लाभ था, लेकिन यह उन्हें स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त था। इतने सालों के बाद उन्हें आखिरकार वेतन वृद्धि देखने को मिली थी। केवल लिन वान, सहायक, एक अजीब स्थिति में लग रही थी। वह समय बिताने और वेतन लेने के लिए वहां नहीं थी। क्या एक सहायक का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए? लिन वान को लगा कि एक सहायक की भूमिका के बारे में उसकी समझ लिन शेन की समझ से बिल्कुल अलग थी। लिन वान ने फैसला किया कि वह इस तरह से नहीं चल सकती और उसे लिन शेन के करीब आने का कोई रास्ता खोजना होगा। अन्यथा सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में उसका समय बर्बाद हो जाएगा और उसका समय बर्बाद होने के लिए नहीं था। जब वह सहायकों का चयन कर रहा था तो मुझे लगा कि वह एक विकृत व्यक्ति है। जब मैं उसका सहायक बन गया तो कोई हलचल क्यों नहीं हुई? लिन वान कुछ हद तक चिंतित थी कि लिन शेन की कुछ अत्यधिक मांगें होंगी और उसे उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन परिणाम उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। लिन शेन ने कभी भी उसके साथ कोई सीमा नहीं लांघी थी और हाल ही में वह उसे देख भी नहीं पा रही थी। नहीं, मुझे अवसर खोजने के लिए पहल करनी होगी। इस पर विचार करने के बाद लिन वान ने लिन शेन के निवास पर जाने का फैसला किया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर की नई कहानियों का आनंद लें। लिन वान जानती थी कि ओयांग यूडू और वेई वुफू भी वहीं रहते थे। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हुई, उसके मन में अचानक एक विचार आया, चलो पहले सुनते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। लिन वान के कान फड़कने लगे जिससे उसकी सुनने की क्षमता बढ़ गई। उसने तुरंत अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। इतना कठोर मत बनो। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिन वान का हाथ, जो दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार था, हवा में ही जम गया और उसका चेहरा एक बेहद विचित्र भाव में बदल गया। वह बता सकती थी कि आवाज़ लिन शेन की थी। लिन वान के दिमाग में अनजाने में ही ज्वलंत और अश्लील छवियां उभर आईं, लेकिन उसे लगा कि यह असंभव है, इसलिए उसने जल्दी से फिर से ध्यान से सुना। फिर भी जितना उसने सुना उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। लिन वान को याद आया कि लिन शेन उसके प्रति कितना उदासीन था। अचानक उसे एक आभास हुआ। लिन वान ने अपना हाथ नीचे किया और चुपचाप चली गई। इस खोज ने उसके द्वारा तैयार किए गए शब्दों को इतना अनुचित बना दिया, इसने उसकी योजनाओं को बाधित कर दिया और उसे एक नई योजना के साथ आने के लिए वापस लौटने और चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता थी। पिछवाड़े में वेई वुफू ने वुल्फ फैन क्लब स्पिरिट बेस को पकड़ रखा था। बार बार इसे लिन शेन के शरीर पर पटक रहा था, जिससे उसका मांस फट गया और उसकी त्वचा फट गई। दिल दहला देने वाली पीड़ा के बीच लिन शेन को चेतना की स्थिति और शारीरिक दर्द अलगाव का अनुभव नहीं हुआ, जिसका उल्लेख गुप्त तकनीक में किया गया था। बंद करो, मारना बंद करो। लिन शेन अब और पीड़ा सहन नहीं कर सका। वेई वुफू के अथक हमले को रोकने के लिए पीछे हट गया। वेई, ये तरीका काम नहीं कर रहा है। अगर तुम मुझे मारते रहे तो मैं गुप्त तकनीक के प्रभावी होने से पहले ही मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाऊंगा, लिन शेन ने कहा, क्योंकि उसने अपने घायल शरीर को ठीक करने के लिए सुपर बेस रिकास्ट को सक्रिय किया था। टाई की गुप्त तकनीक बहुत चरम थी। पिटाई सहना पर्याप्त नहीं था, उसे अत्यधिक दर्द महसूस करना था। लिन शेन केवल शारीरिक रूप से पिटाई सहन कर सकता था और इसका परिणाम गुप्त तकनीक में महारत हासिल करना नहीं था, बल्कि पहले डर से अभिभूत होना था। और यह गुप्त तकनीक का सबसे बुनियादी कदम था।
लिन शेन की इच्छाशक्ति अब पिटाई के दर्द से हिल नहीं सकती थी, फिर भी उसे अत्यधिक ठंडे तापमान के तहत लगभग नश्वर आध्यात्मिक स्थिति का अनुभव करना था। इसके बाद उसे और भी भयानक दर्द सहना होगा, जैसे आग से झुलसना और उसकी हड्डियां छिल जाना। लिन शेन को लगा कि वह बस टिक नहीं सकता। सहना, वेई ने पिटाई जारी रखने के लिए वुल्फ फैंग क्लब उठाते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि मैं सहना नहीं चाहता, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लिन शेन ने तुरंत जवाब दिया। इसके बारे में सोचो, भले ही मैं टिक पाऊं, जब तक मैं जमने की अवस्था तक पहुंचता हूं, तब तक मेरे शरीर की अत्यधिक ठंड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इतनी अधिक हो जाएगी कि जमने से मैं मृत्यु जैसी स्थिति में नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैं इस गुप्त तकनीक में महारत हासिल नहीं कर सकता। वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वेई ने इस पर विचार किया और पाया कि लिन शेन की बात सही थी, इसलिए उसने वुल्फ फैंग क्लब स्पिरिट बेस नीचे रख दिया। लिन शेन ने बैठने के लिए एक कुर्सी खींची, उसके घाव उल्लेखनीय गति से ठीक होते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता है कि यह रास्ता मेरे लिए नहीं है, मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा, लिन शेन ने कहा। बदलो तुम, मैं कोशिश करता हूँ। वेई ने वुल्फ फैंग क्लब स्पिरिट बेस लिन शेन को सौंप दिया, ये संकेत देते हुए कि वह चाहता था कि लिन शेन उसे मारे ताकि वह गुप्त तकनीक में महारत हासिल करने की कोशिश कर सके। लिन शेन ने स्पिरिट बेस लिया और देखा कि वेई ने अपनी शर्ट उतार दी थी और अपनी स्टील जैसी मांसपेशियों और चौड़ी छाती को प्रकट किया था। वेई, अपने आप को संभालो, लिन शेन ने कहा, वुल्फ फैंग क्लब को दोनों हाथों से पकड़ते हुए और वेई के धड़ पर एक व्यापक प्रहार किया। वेई ने विरोध नहीं किया, क्लब के स्पाइक सीधे उसके अंदर चुभ गए, उसकी मांसपेशियों में तुरंत घावों का घना पैटर्न दिखाई देने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद लिन वान को संदेह होने लगा कि क्या उसने लिन शेन को गलत समझा है। लिन शेन बिल्कुल सामान्य लग रहे थे और वेई वुफू मर्दानगी का प्रतीक थे। भले ही लिन शेन को कोई समस्या हो, वेई वुफू को निश्चित रूप से नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए लिन वान फिर से सुनने के लिए उसने अपने कान खड़े किए, और भले ही वह अब लिन शेन के घर से काफ़ी दूर थी, अपनी क्षमताओं और कौशल के इस्तेमाल से वह अभी भी सब कुछ स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। ज्यादा जोर से। इस बार लिन वान ने वेई वुफू की आवाज़ सुनी, उसके बाद वे कराहें जो असीम अटकलों की ओर ले गईं। लिन वान ने अपने कौशल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। चलते समय उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई और उसने खुद से कहा, दुनिया को क्या हो गया है? क्या मैं बहुत देर तक सोती रही? क्या दुनिया मेरी समझ से परे कुछ बन गई है? लिन वान को अब कोई संदेह नहीं रहा और वह जल्दी से वहां से चली गई, क्योंकि उसे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट को तुरंत छोड़ने और लिन शेन या वेई वुफू को फिर कभी न देखने की इच्छा भी महसूस हुई। उसने सोचा कि वह काफ़ी विकृत हो चुकी है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि अन्य लोग उससे भी अधिक विकृत थे, जिससे तुलना करके उसे विकृत महसूस हुआ। वेई की छाती और पीठ को देखकर, जो पहले से ही खून से लथपथ हो चुकी थी, लिन शेन केवल ये प्रशंसा कर सकता था कि वेई वास्तव में दर्द सहने में सक्षम था। वुल्फ फैंग क्लब सीधे उस खूनी पीठ पर टूट पड़ा। लिन शेन ने केवल देखते हुए दर्द महसूस किया, फिर भी वेई ने केवल घुरघुराहट की और लिन शेन को और जोर से प्रहार करने के लिए कहा। वार करने वाले ने उन खूनी कटे हुए मांस को देखकर हाथों और पैरों में कमजोरी महसूस की, जबकि वेई वुफू बेफिक्र लग रहा था। हालांकि उसके चेहरे का रक्तहीन पीलापन यह सुझाव दे रहा था कि चीजें निश्चित रूप से उतनी आसान नहीं थीं जितना उसने दावा किया था। जब वेई ने कहा कि वह गुप्त तकनीक में वर्णित चेतना और शरीर के अलगाव को महसूस कर सकता है, तो लिन शेन बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं कर सकता था। ऐसा दर्द, जो मनुष्यों के लिए असहनीय है, केवल वेई द्वारा ही नियंत्रित किया जाना चाहिए। वेई, ये चीज़ तुम्हें सूट करती है, तुम्हें इसका अभ्यास करना चाहिए। प्राचीन मंदिर में निर्वाण प्राप्त करना तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा, लिन शेन ने सोचा। अगर वेई शक्तिशाली निर्वाण गुण प्राप्त कर सके और वेई चांग किंग द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा कर सके, जिससे वेई अपने ग्रह के बाहर निर्वाण प्राप्त कर सके, मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। तुम अभ्यास करो। वेई ने अपना सिर हिलाया। लिन शेन ने उसके इरादों को समझा। वह अभी भी निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपने ग्रह पर लौटना चाहता था, प्राचीन मंदिर में निर्वाण चुनने के लिए तैयार नहीं था। ये जानते हुए कि अनुनय विनय निरर्थक होगा, लिन शेन ने तब कहा, तुम पहले अभ्यास करो। एक बार जब तुम इसमें महारत हासिल कर लो, तो मुझे बताओ कि क्या इसे करने का कोई त्वरित तरीका है। मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे लिए कोई आसान रास्ता खोजो। ठीक है। इस बार वेई वुफू ने तुरंत सहमति व्यक्त की। अपनी चेतना को शारीरिक दर्द से अलग करने में सक्षम होना केवल शुरुआत थी, अगला कदम ठंड से जम जाना होगा। लिन शेन ने एक बहुत कम तापमान वाला ग्रह पाया और वेई वुफू को वहां ले आया। वेई वुफू ने भयानक ठंड का विरोध करने के लिए किसी भी ताकत का उपयोग किए बिना सीधे एक बर्फ के गड्ढे में लेट गया। उसके शरीर से गर्मी जल्दी से दूर हो गई। शुरू में उसे बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन बाद में उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, यहाँ तक कि उसे काफ़ी गर्मी भी महसूस हो रही थी। लिन शेन बस बगल में खड़ा होकर देख रहा था। ठंड से बचने के लिए उसने एक कवच पहना हुआ था, फिर भी उसे बहुत ठंड लग रही थी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ कहानियाँ खोजें।
सौभाग्य से विकास सिद्धांत के कामकाज के साथ वह धीरे धीरे उस जगह की अत्यधिक ठंड के अनुकूल हो गया। वेई वुफू को सोते हुए देखकर लिन शेन को पता था कि अगर वह वास्तव में सो गया तो वापस नहीं आएगा। जब उसने वेई वुफू को बाहर खींचने की कोशिश की तो वेई वुफू ने केवल एक शब्द कहा, रुको। हर बार जब लिन शेन ने उसे वापस लाने का प्रयास किया तो वेई वुफू ने उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन वेई वुफू की आवाज़ कमज़ोर होती गई, जो किसी ऐसे व्यक्ति की अस्पष्ट बोली की तरह थी जो जागने के लिए संघर्ष कर रहा था और सोने वाला था। जब तक लिन शेन वेई वुफू को रुको कहते हुए नहीं सुन सका, लिन शेन जल्दी से उसे बुलाने के लिए नीचे गया, लेकिन वेई वुफू बिना जवाब दिए स्थिर रहा। लिन शेन को डर था कि वेई वुफू वास्तव में जमकर मर गया होगा और जल्दी से उसे बाहर निकाला। दिल की धड़कन या सांस न होने के कारण लिन शेन को एक झुनझुनी सी घबराहट महसूस हुई। उसे डर था कि वह जाग नहीं जाएगा। शुक्र है, लिन शेन के पुनर्जीवन प्रयासों के बाद वेई वुफू का दिल फिर से धड़कने लगा और वह धीरे धीरे होश में आ गया। आत्मा बाहर सफल हुई। वेई के जागने पर उसके पहले शब्द थे जिससे लिन शेन रुक गया और फिर उसे एहसास हुआ कि वेई ने गुप्त तकनीक में वर्णित आत्मा शरीर से बाहर निकलने के चरण का अनुभव किया था। वेई वुफू जीवन की सीमाओं को चुनौती देता रहा और उसे देखते हुए भी लिन शेन को ऐसा लगा जैसे उसका अपना दिल बंद होने वाला है। ये गुप्त तकनीक बहुत ही विकृत थी। हर बार यह एक व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के किनारे पर धकेल देती थी। वेई वुफू बार बार इससे बाहर निकलने में कामयाब रहा। लिन शेन ने व्यक्तिगत रूप से इसे आजमाया नहीं था, लेकिन वह पहले से ही अपनी बुद्धि से डर गया था, जबकि वेई वुफू लगातार आगे बढ़ता रहा। मुख्य बात यह थी कि लिन शेन जानता था कि वेई वुफू अपने लिए अभ्यास नहीं कर रहा था। वेई वुफू की नज़र में ये लिन शेन की मदद करने के लिए था। दुनिया में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये होना चाहिए कि श्री तियान उसे इस दुनिया में भेजने से पहले उसे स्वार्थी होने की शक्ति देना भूल गए। लिन शेन ने वेई वुफू के बार बार के प्रयासों को एक जटिल भाव के साथ देखा। सौभाग्य से वेई वुफू की प्रतिभा काफ़ी अच्छी थी। जिस गुप्त तकनीक से लिन शेन कतराते थे वह वास्तव में वेई वुफू द्वारा महारत हासिल थी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ जुड़े रहें। रुको, शोध, जल्दी महारत। गुप्त तकनीक में महारत हासिल करने के बाद वेई वुफू अध्ययन में डूब गए। बिना इतना कष्ट उठाए तकनीक में महारत हासिल करने का तरीका खोजना चाहते थे। लिन शेन केवल अपने आप को मुस्कुरा सकते थे और वेई वुफू को छोड़ सकते थे, ये सोचते हुए कि वे वेई वुफू को प्राचीन मंदिर में निर्वाण प्राप्त करने के लिए राजी करने के लिए क्या कर सकते हैं। वह इस समय कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे और चूंकि लिन शेन के पास हाल ही में करने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए उन्होंने बटरफ्लाई फैन स्किल को लगभग पूरा कर लिया था। लिन शेन को आखिरकार समझ में आ गया कि बटरफ्लाई फैन स्किल का अंतिम क्षेत्र क्यों अनियंत्रित था, क्योंकि अब वह फोल्डिंग फैन के उड़ान पथ को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। लेकिन जो चीज़ वास्तव में फोल्डिंग फैन को नियंत्रित कर सकती थी वह सिर्फ उसकी ताकत और कौशल नहीं थी, बल्कि फोल्डिंग फैन पर दुनिया का प्रभाव भी था। विशिष्ट कौशल बाहरी कारकों के प्रभाव को यथासंभव कम करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, गति बढ़ाने के लिए अपनी ताकत और गति के अलावा जिस चीज़ पर वास्तव में काबू पाना होता है वह है वायु प्रवाह की बाधा। लगभग 99% कौशलों को इस समस्या पर काबू पाना होता है, लेकिन बटरफ्लाई फैन कौशल वायु प्रवाह को इसका हिस्सा बना देता है। स्वर्ग अप्रत्याशित है, यहाँ तक कि आकाशीय जाति भी अपनी अत्यधिक उच्च तकनीकी क्षमताओं के साथ मौसम के बदलावों की पूरी सटीकता के साथ भविष्यवाणी नहीं कर सकती। ये बटरफ्लाई प्रभाव के समान कैस पेंडुलम के सिद्धांत के कारण है। एक छोटा सा बदलाव अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। दुनिया की भविष्यवाणी करना इतना आसान नहीं है। बटरफ्लाई फैन कौशल ऐसा ही है। जब लिन शेन फोल्डिंग फैन फेंकता है तो सब कुछ पहले से ही भाग्य के हवाले हो जाता है, अब लिन शेन के नियंत्रण में नहीं रहता। इसलिए लिन शेन का मानना था कि बटरफ्लाई फैन कौशल तियान बुलुओं की स्वर्ग और मनुष्य की एकता को तोड़ सकता है। स्वर्ग और मनुष्य की एकता लिन शेन की सभी क्रियाओं की भविष्यवाणी कर सकती थी, लेकिन एक बार जब बटरफ्लाई फैन कौशल का उपयोग किया गया और फोल्डिंग फैन को फेंक दिया गया तो इसका लिन शेन से कोई लेना देना नहीं था। सेलेस्टियल यूनिटी स्किल चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये केवल लिन शेन की क्रियाओं की भविष्यवाणी कर सकती थी, पूरी दुनिया में होने वाले सभी परिवर्तनों की नहीं। बेशक ये संभावना को बाहर नहीं कर रहा है कि सेलेस्टियल यूनिटी स्किल वास्तव में पूरी दुनिया में होने वाले सभी परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। इसलिए लिन शेन ने तियान बुलुओं को खोजने और उसके बटरफ्लाई फैन कौशल को आजमाने की योजना बनाई ताकि ये देखा जा सके कि क्या वह उसकी सेलेस्टियल यूनिटी को तोड़ सकता है। तियान बुलुओं से संपर्क करने के बाद तियान बुलुओं ने उसे एक पल प्रतीक्षा करने के लिए कहा। वह हथियार युद्ध रैंकिंग पर रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने जा रहा था और उसने ये भी पूछा कि क्या लिन शेन उसके साथ शामिल होना चाहता है। लिन शेन को रैंकिंग में विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं थी। उसका स्तर बहुत कम था। भले ही वह सूची में शामिल हो जाए, लेकिन वह शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था।
तियान बुलुओ को ये कहते हुए कि वह साइलेंट रेजिडेंस में उसका इंतजार करेगा, लिन शेन ने समय बिताने के लिए आलस्य से पंखा हिलाया। वह पंखे को नियंत्रित करने में बहुत कुशल हो गया था। उसके हाथों में फोल्डिंग पंखा एक असली तितली की तरह था जो उसके चारों ओर उड़ रहा था, और अंततः उसके हाथों में वापस आ गया शुद्ध कौशल नियंत्रण। जब तियान बुलुओ उसे खोजने के लिए साइलेंट रेजिडेंस पहुंचा तो उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं दिखी। क्या गड़बड़ है? लिन शेन ने उलझन में पूछा। ये किस तरह की घटिया रेटिंग प्रणाली है? मेरी तलवारबाजी इतनी शक्तिशाली है, फिर भी उन्होंने मुझे केवल 3.1 दिया, जो शीर्ष 100 में जगह बनाने के करीब भी नहीं है, तियान बुलुओ ने उदास होकर कहा। मुझे भी लगता है कि हथियार रैंकिंग स्कोरिंग थोड़ी कम है, लिन शेन ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। उन्होंने ये भी सोचा कि उनके ब्लडलाइफ ब्लेड स्किल को केवल 3.5 अंक नहीं दिए जाने चाहिए। उनका ब्लेड क्यूई इतना मजबूत था, ये केवल 3.5 कैसे रेट किया जा सकता था? पूरे ब्रह्मांड में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो 3.5 अंक से आगे निकल पाया हो। मुझे ये भी नहीं पता कि फिस्ट गॉड किस तरह की ब्लेड तकनीक है जिसने 3.5 अंक बनाए हैं। मैं वास्तव में उससे मिलना चाहता हूँ, तियान बुलुओ ने कुछ हद तक लालसा से कहा। हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे, पहले मेरे फैन स्किल्स पर एक नज़र डालें, लिन शेन ने लगभग कुछ कहते हुए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से तियान बुलुओ ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तियान बुलुओ ने थोड़ा सिर हिलाया, ये देखने के लिए उत्सुक था कि लिन शेन ने वास्तव में किस तरह के फैन स्किल्स में महारत हासिल की है। आप सेलेस्टियल यूनिटी स्किल का उपयोग करते हैं, लिन शेन ने इनहेरिटेंस फैन को बुलाया और कहा। तियान बुलुओ ने हंसते हुए कहा, मैंने आपके फैन का उपयोग देखा है। आप कह सकते हैं कि कोई तकनीक नहीं है, पूरी तरह से आपके जीवन आधार की ताकत और कौशल पर निर्भर है। आप लंबे समय से प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं, आप कितने मजबूत हो सकते हैं। तुम्हें सेलेस्टियल यूनिटी स्किल का इस्तेमाल करने के लिए मेरी ज़रूरत भी नहीं है। ये भी ठीक है, लिन शेन ने बिना कुछ कहे ही कहा। उसने सीधे फोल्डिंग फैन खोला, अपनी कलाई हिलाई और उसे तियान बुलुओ की ओर फेंक दिया। पहले तो तियान बुलुओ चिंतित नहीं था, लेकिन जब उसने फोल्डिंग फैन को हवा में अप्रत्याशित रूप से घूमते, उठते गिरते, बाएं दाएं घूमते, अपने अगले हमले के बारे में पूरी तरह अनिश्चित देखा तो वह चौंक गया और जल्दी से सेलेस्टियल यूनिटी स्किल की अवस्था में पहुंच गया। तियान बुलुओ को और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि सेलेस्टियल यूनिटी स्किल ने वास्तव में गलत भविष्यवाणी की थी। जब रहस्यमयी शक्ति ने फोल्डिंग फैन को पकड़ने के लिए उसके हाथ को खींचा तो वह हल्के से दूर चला गया, उसकी कमर को छूते हुए उसके कब्जों में एक चीरा छोड़ गया। तुम्हारे इस पंखे में कुछ अजीब है। तियान बुलुओ ने इनहेरिटेंस फैन को घूर कर देखा जिसे लिन शेन ने अभी अभी उसके हाथ में वापस बुलाया था। ऐसा नहीं है कि मेरा पंखा अजीब है, यह है कि मेरा बटरफ्लाई फैन कौशल शक्तिशाली है। लिन शेन मुस्कुराने लगे, खुद पर बेहद प्रसन्न महसूस कर रहे थे। वास्तव में, जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, बटरफ्लाई फैन कौशल सेलेस्टियल यूनिटी कौशल का मुकाबला करने में सक्षम था, कम से कम ये तियान बुलुओ के संस्करण का मुकाबला कर सकता था। इसे फिर से आजमाओ, तियान बुलुओ ने कहा, आश्वस्त नहीं, और लिन शेन से इसे एक और बार आजमाने के लिए कहा। परिणाम वही था, सेलेस्टियल यूनिटी कौशल ने तियान बुलुओ को एक बार फिर गलत भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित किया और वह अभी भी हवा में अराजक रूप से उड़ते हुए फोल्डिंग फैन को नहीं पकड़ सका। लेकिन जब फोल्डिंग फैन अनियमित रूप से उड़ रहा था तब भी लिन शेन इसके प्रक्षेप पथ को नियंत्रित नहीं कर सका, केवल सामान्य दिशा को नियंत्रित कर सका। हालांकि ये दो हमले तियान बुलुओ पर हुए, लेकिन वे उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, केवल उसके पास से गुजरे और उसके कपड़े फाड़ दिए। यह एक अपरिहार्य मुद्दा था, क्योंकि अगर लिन शेन फोल्डिंग फैन के प्रक्षेप पथ को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते तो सेलेस्टियल फैन को कोई नुकसान नहीं होता। यूनिटी स्किल फोल्डिंग फैन के मार्ग की भविष्यवाणी करने में सक्षम होगी। स्वाभाविक रूप से एक फायदा है, एक नुकसान भी है। बटरफ्लाई फैन स्किल का उपयोग करना लॉटरी टिकट खरीदने जैसा था। एक बार जब लिन शेन ने पूरी ताकत लगा दी और फोल्डिंग फैन का नियंत्रण छोड़ दिया तो सब कुछ भाग्य पर निर्भर था। सुबह के लिए तियान बुलुओ के साथ मुकाबला करने के बाद लिन शेन को बटरफ्लाई फैन स्किल के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या का एहसास हुआ। इस कौशल की विनाशकारी शक्ति बहुत कमजोर थी। इनहेरिटेंस फैन की बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ भी विनाशकारी शक्ति दयनीय थी, क्योंकि इसके लिए बाहरी प्रभावों की आवश्यकता होती है। ये प्रभाव फोल्डिंग फैन की शक्ति को भी कमजोर कर देंगे, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर रूप से अपर्याप्त विनाशकारी शक्ति होगी। स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का उपयोग किए बिना तियान बुलुओ को फोल्डिंग फैन को उड़ाने के लिए बस बड़े पैमाने पर हमला करने के कौशल का उपयोग करना पड़ा। उसे इसके प्रक्षेपवक्र या लैंडिंग स्थान की भविष्यवाणी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। तब लिन शेन को समझ में आया कि इतने प्रभावशाली कौशल को दूसरे स्तर पर क्यों रेट किया गया था। इसकी कमियां इसकी खूबियों जितनी ही स्पष्ट थीं। इतनी कमजोर विनाशकारी शक्ति के साथ ये लिन शेन से कमजोर लोगों को डराने के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन किसी मजबूत व्यक्ति के खिलाफ ये चाल ज़्यादा काम की नहीं थी। हाँ तियान, तुम्हारी तकनीक अच्छी लगती है लेकिन व्यवहारिक नहीं है,
तियान बुलुओ ने दिल खोलकर हंसा। इसे भूल जाओ, चलो यहीं रुकते हैं। लिन शेन बहुत निराश था। इस समस्या को हल किए बिना प्रशिक्षण जारी रखना व्यर्थ था। बटरफ्लाई फैन कौशल का अंततः बहुत कम व्यावहारिक मूल्य था। ये देखकर कि लिन शेन नीचे था, तियान बुलुओ ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और वहां से चला गया। मैंने आधे दिन तक प्रशिक्षण लिया और फिर महसूस किया कि यह कुछ ऐसा है जो अच्छा दिखता है लेकिन व्यावहारिक नहीं है। समय की पूरी बर्बादी। लिन शेन ने पंखे को कुछ बार झटका दिया लेकिन फिर भी फोल्डिंग फैन की विनाशकारी शक्ति को बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। लिन शेन ने फोल्डिंग फैन को पकड़ लिया क्योंकि वह वापस उड़ गया और उसे बंद कर दिया, अब आगे जारी रखने के लिए तैयार नहीं था। अचानक लिन शेन के मन में एक विचार कौंधा, बटरफ्लाई फैन स्किल की फ्लिपिंग तकनीक वास्तव में स्क्रैप स्वॉर्ड स्किल की तरह है। अगर मैं पंखे की पसलियों की नोक को आरी के दांतों जैसा मानूं, तो क्या मैं फोल्डिंग फैन के साथ स्क्रैप स्वॉर्ड स्किल का उपयोग कर सकता हूं? स्क्रैप स्वॉर्ड स्किल को बटरफ्लाई फैन स्किल में मिलाना निश्चित रूप से आसान काम नहीं था। लिन शेन ने कई बार कोशिश की और पाया कि या तो वह आरी और चिकनी बनाने के प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकता था, या वह बटरफ्लाई फैन स्किल से अप्रत्याशित प्रभाव नहीं बना सकता था। थोड़ी देर अभ्यास करने के बाद उसे लगा कि यह संभव होना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक अनुप्रयोग की बात आने पर उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अचानक प्रेरित होकर लिन शेन ने खुद को चियू मंदिर में ले जाने के लिए एक यांत्रिक कलाई घड़ी का उपयोग किया, जहां उसे फैन संप्रदाय की रैंकिंग सूची मिली। आखिरकार फैन का उपयोग करने वाले बहुत कम लोग हैं। यदि इसको अधिक नहीं है तो शायद मेरे पास फैन संप्रदाय की रैंकिंग को चुनौती देने का मौका हो। यदि मैं फैन किंग टैलेंट प्राप्त कर सकता हूं तो फैन स्किल से बोनस प्राप्त करने से अभ्यास करना आसान हो जाएगा। लिन शेन ने जांच की और पाया कि फैन संप्रदाय में फैन किंग का स्कोर केवल 2.9 था, जो 3 अंक भी नहीं तोड़ पाया। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि फैन संप्रदाय वास्तव में एक आला था। ब्लेड, तलवार, बंदूक और अन्य लोकप्रिय श्रेणियों में 3 अंकों का स्कोर शीर्ष 100 में भी नहीं आ पाएगा। चलो इसे आजमाते हैं, ये काम कर सकता है। लिन शेन ने फैन संप्रदाय की रैंकिंग को चुनौती देने का फैसला किया और मूर्ति के सामने बटरफ्लाई फैन स्किल का प्रदर्शन किया। उसे नहीं पता था कि बटरफ्लाई फैन स्किल कितने अंक प्राप्त कर सकता है। अगर वह फैन किंग का पद प्राप्त नहीं करता तो उसे बस अपने आप अभ्यास करना होगा। लिन शेन द्वारा बटरफ्लाई फैन स्किल समाप्त करने के बाद लीडरबोर्ड ने 3.1 का स्कोर दिया, जिससे फैन किंग का स्थान सुरक्षित हो गया। बटरफ्लाई फैन स्किल की कमियां बहुत स्पष्ट हैं, अन्यथा इसे केवल 3.1 अंक से अधिक स्कोर करना चाहिए था। लिन शेन ने फैन किंग टैलेंट का वरदान वापस पा लिया और पंखा चलाना तुरंत दिव्य सहायता की तरह महसूस हुआ। फैन किंग की प्रतिभा को बढ़ावा देने का लाभ उठाते हुए लिन शेन ने बटरफ्लाई फैन स्किल में आरी चलाने की तकनीक को एकीकृत करने का लगातार अभ्यास किया। थोड़ी देर अभ्यास करने के बाद उसने वास्तव में प्रगति की। जब फोल्डिंग फैन हवा में उड़ता था तो उसकी तीव्र गति से घूमने की वजह से वह गोलाकार आरी जैसा दिखता था, जो उसे रोकने वाली किसी भी चीज को आसानी से काट देता था और उसकी विनाशकारी शक्ति बढ़ जाती थी। लिन शेन ने अभ्यास जारी रखा, बटरफ्लाई फैन स्किल की कुछ तकनीकों को संशोधित किया, उस हिस्से को संरक्षित करने की कोशिश की जिसने बटरफ्लाई प्रभाव पैदा किया और फिर स्क्रैप स्वॉर्ड स्किल को बेहतर तरीके से एकीकृत किया। कई अभ्यासों के बाद लिन शेन ने एक बार फिर फोल्डिंग फैन को बाहर फेंक दिया। फोल्डिंग फैन हवा में अप्रत्याशित रूप से ऊपर नीचे, ऊंचे नीचे उड़ता हुआ अप्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव करता रहा। जब यह अजीब तरह से घूम रहा था तो यह एक गोलाकार आरी की तरह हवा को भी काट रहा था, जिसमें एक मजबूत काटने वाली शक्ति थी। क्रैक! लिन शेन के सामने एक धातु का दांव घूमते हुए फोल्डिंग फैन द्वारा काट दिया गया, जो बिना किसी प्रभाव के वापस घूम गया और लिन शेन के हाथ में आ गया। लिन शेन ने फोल्डिंग फैन को पकड़कर उसे अपनी छाती के सामने धीरे से लहराया और काफी प्रसन्न महसूस किया। मेरा जीवन आधार आखिरकार अब केवल दिखावे के लिए नहीं है। लिन शेन बहुत खुश था, उसे लग रहा था कि बटरफ्लाई फैन स्किल में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। जैसे ही वह मौके का फायदा उठाने और संशोधनों का अभ्यास जारी रखने वाला था, उसे अचानक कमजोरी महसूस हुई और उसने पाया कि फैन किंग टैलेंट गायब हो गया है। लिन शेन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और चियू मंदिर में टेलीपोर्ट किया, ये देखने के लिए कि फैन किंग का स्थान वास्तव में किसी और ने ले लिया था। अब मुट्ठी भगवान के रूप में उसका नाम दूसरे स्थान पर आ गया और वह व्यक्ति जिसने पहले 2.9 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया था उसे क्यूयू कहा गया। अब क्यूयू का स्कोर 3.2 था, जो लिन शेन के स्कोर से 0.1 अंक अधिक था, जिसने फैन किंग का स्थान पुनः प्राप्त कर लिया। सामान्य परिस्थितियों में लिन शेन प्रतिस्पर्धा करने की जहमत नहीं उठाता, लेकिन इस बार उसे फैन किंग टैलेंट बूस्ट की जरूरत थी और वह पहला स्थान नहीं छोड़ सकता था। लिन शेन ने रैंकिंग को फिर से चुनौती देने का फैसला किया और एक बार फिर मूर्ति के सामने बटरफ्लाई फैन स्किल का इस्तेमाल किया। बटरफ्लाई फैन स्किल अब अपने कटिंग प्रभाव के साथ अपनी पिछली खामियों की भरपाई कर दी और स्कोर सीधे 3.5 पर पहुंच गया, जिससे फैन किंग की रैंक वापस आ गई।
इस बार मुझे थोड़ी देर अभ्यास करने में सक्षम होना चाहिए। लिन शेन ने देखा कि उसका फैन स्किल्स को भी 3.5 तक पहुंच गया था और उसे लगा कि इस बार यह काफ़ी स्थिर होना चाहिए। फैन का अभ्यास करने वाले पहले से ही बहुत कम लोग थे, लोकप्रिय ब्लेड सीरीज की तरह नहीं, और 3.5 पर उनकी ब्लेड तकनीक ने इतने लंबे समय तक ब्लेड किंग का स्थान बनाए रखा था। फैन संप्रदाय में 3.5 का स्को भी कुछ समय के लिए अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। लिन शेन ने चियू मंदिर छोड़ दिया और अपने बटरफ्लाई फैन कौशल पर शोध और अभ्यास करने के लिए वापस जाना जारी रखा। चूंकि फैन एक ऐसी विशिष्ट श्रेणी थी, इसलिए बहुत से लोगों ने इस रैंकिंग पर ध्यान नहीं दिया, और फिलहाल शायद ही किसी ने देखा हो कि फैन संप्रदाय में 3.5 का स्कोर दिखाई दिया था। इंपीरियल पैलेस के भीतर स्वर्गीय पत्नी को लगा जैसे उसके शरीर से कुछ गायब हो गया है और उसका माथा थोड़ा सिकुड़ गया। फैन किंग टैलेंट फिर से गायब हो गया है और किसी ने फैन किंग टैलेंट चुरा लिया है। स्वर्गीय पत्नी ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर भी छोटे मंदिर में जाने का फैसला किया। जैसा कि उसने खुद देखा, वास्तव में फैन किंग का पद बदल गया था। फैन किंग का पद छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि मुट्ठी भगवान था। जब स्वर्गीय पत्नी ने मुट्ठी भगवान के पीछे की रेटिंग देखी तो उसने देखा कि यह 3.5 थी और वह थोड़ा हैरान हुई। इस मुट्ठी भगवान के पास ब्लेड तकनीक में 3.5 है और आश्चर्यजनक रूप से प्रशंसक कौशल में भी 3.5 है। दोनों प्रकार के हथियारों में इस हद तक महारत हासिल करना रातों रात उपलब्धि नहीं रही होगी। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सा अमर हो सकता है, स्वर्गीय पत्नी ने सोचा, जबकि अन्य लोगों ने भी प्रशंसक रैंकिंग में विसंगति को देखा। जब किसी ने देखा तो खबर तेजी से फैल गई। मुट्ठी भगवान ने फिर से ताकत लगाई है, प्रशंसक राजा का पद पुनः प्राप्त किया है। रैंकिंग सूची में 3.5 को वाले दूसरे व्यक्ति का पता चलता है और वह वही है। क्या 3.5 को पहले से ही रेटिंग की सीमा है? 100 झूठी रेटिंग, लेकिन असली स्कोर 3.5 है। ब्लेड और पंखे दोनों में महारत हासिल करने वाले मुट्ठी भगवान को दोनों श्रृंखलाओं में ताज पहनाया गया है। वास्तव में मुट्ठी भगवान जैसा कोई व्यक्ति मौजूद है। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। आमतौर पर फैन संप्रदाय का राजा बनना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मुट्ठी भगवान नाम और 3.5 के स्कोर के कारण ये जल्द ही पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। लोग चर्चा कर रहे थे कि मुट्ठी भगवान कौन हो सकता है जिसने 1 और 3.5 को प्राप्त किया हो, और इसके अलावा एक अलग श्रृंखला में। अन्य लोग केवल एक प्रकार के हथियार के साथ 3.5 को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन मुट्ठी भगवान 2 के साथ ऐसा करने में कामयाब रहे। ये बहुत शक्तिशाली था। अब तक अधिकांश लोगों को विश्वास हो गया था कि मुट्ठी भगवान निश्चित रूप से अमर स्तर पर कोई बूढ़ा संकी होना चाहिए। अमर स्तर पर उन लोगों के अलावा जिनके पास हथियारों की विभिन्न श्रृंखलाओं में प्रशिक्षण के लिए इतना समय और ऊर्जा है, और कौन 2 पूरी तरह से असंबंधित कौशल सीखने की जहमत उठाएगा। कोई व्यक्ति जो स्वयं को मुट्ठी का देवता कहता है, वह ब्लेड किंग की उपाधि के लायक नहीं है, चियो मंदिर में आए सेलेस्टियल रेस के एक व्यक्ति ने उपहास करते हुए कहा, ब्लेड श्रृंखला की रैंकिंग सूची में मुट्ठी का देवता नाम को घृणा से देखते हुए। एनजियाहे भी चियू मंदिर पहुंचे और उन्होंने भी ब्लेड सीरीज को चुना। ब्लेड सीरीज रैंकिंग को चुनौती देने का विकल्प चुनने के बाद एनजियाहे ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक प्रवाहपूर्ण गति के साथ सीधे वार किया। ये वार अविश्वसनीय रूप से तेज था, इतना तेज कि कोई तलवार की दिशा भी नहीं देख सकता था। जब तक वे ब्लेड की रोशनी देखते तब तक वह म्यान में वापस आ चुकी थी। एनजियाहे की ब्लेड तकनीक को लाइट सीइंग डेथ के नाम से जाना जाता था। जब आप उसकी तलवार की रोशनी देखते हैं तो आप पहले से ही मर चुके होते हैं, यही वजह है कि इसका ऐसा नाम है। हालांकि ये नाम एनजियाहे ने अपनी ब्लेड तकनीक को खुद ही दिया था। कोई भी उसकी ब्लेड तकनीक के लिए कोई उपनाम नहीं बना सका, क्योंकि जिसने भी इसे देखा था वे मूल रूप से पहले ही मर चुके थे। अपना वार करने के बाद एनजियाहे ने रैंकिंग सूची की ओर देखा और अपनी ब्लेड तकनीक को मिलने वाले स्कोर का अनुमान लगाया। रैंकिंग सूची में स्कोर देखकर एनजियाहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि यह मेरी अपेक्षा से कम है, लेकिन ये पर्याप्त है। ब्लेड सीरीज रैंकिंग सूची में बदलाव आया। मुट्ठी भगवान, जो हमेशा पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर आ गया। ब्लेड किंग का नाम बदलकर तियानहे हो गया, जिसका स्कोर 3.7 था। 3.7 रेटिंग की उपस्थिति ने तुरंत सनसनी मचा दी। कई लोगों ने सोचा था कि 3.5 की रेटिंग पहले से ही वास्तविक सीमा हो सकती है, लेकिन अब अचानक 3.7 रेटिंग के उभरने के साथ सभी को एहसास हुआ कि 3.5 आखिरकार सीमा नहीं थी। तियानहे का नाम भी थोड़े समय में पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। लोग इस बारे में अटकलें लगा रहे थे कि वास्तव में तियानहे कौन था और यह असली या नकली नाम था। अगर यह असली नाम होता तो उपनाम तियान सेलेस्टियल रेस में सबसे आम था। हालांकि ऐसा लगता है कि यह एक छद्म नाम था जिसमें तियानहे स्पष्ट रूप से अनुकूल समय, भौगोलिक सुविधा और अच्छे मानवीय संबंध वाक्यांश से लिया गया था।
तियान हे, क्या दुस्साहसिक दावा है, दुनिया के सभी अच्छे भाग्य को हड़पना, एक ने कहा। ठीक है, उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी है, ब्रह्मांड में एक अद्वितीय 3.7 रेटिंग के साथ एक और ने जवाब दिया। 3.7, उन्होंने इसे कैसे प्रबंधित किया? यहाँ तक कि शाक्यानपो की टाइगर सोल ब्लेड तकनीक भी 3.5 तक नहीं पहुँच पाए। क्या मुट्ठी भगवान के पास अभी भी वापस आने का मौका है? ये बहुत असंभव लगता है ना? अगर मुट्ठी भगवान दोनों कौशल को 3.5 तक लाने में कामयाब रहे तो ये पहले से ही काफ़ी मजबूत है, उसके पास संभवतः कोई छिपी हुई ताकत नहीं बची है। मुझे लगता है कि यह 3.7 रेटिंग थोड़े समय के लिए पार नहीं की जाएगी। एनजियाहे ने इंटरनेट पर विभिन्न समाचारों को देखा, उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। अज्ञानी निचली जातियों, जिसे तुम छत कहते हो, वह मेरे लिए केवल फर्श है। एनजियाहे इंटरनेट ब्राउज कर रहा था, अपने बारे में सभी प्रकार की प्रशंसात्मक टिप्पणियां पढ़ रहा था, जब अचानक उसने टिप्पणियों की दिशा में बदलाव देखा। किसी को 3.8 रेटिंग मिली है। एनजियाहे ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। टिप्पणियों के अनुसार उसने समाचार की जांच की। वास्तव में नवीनतम समाचार क्यू नाम के एक व्यक्ति के बारे में था, जिसने फैनसैक्ट रैंकिंग सूची में फैन किंग का स्थान लेने के लिए फिस्ट बोर्ड को हराया था, और उसकी रेटिंग उसके 3.7 से एक अंक अधिक थी, जो आश्चर्यजनक रूप से 3.8 तक पहुंच गई थी। कौन है भाई, इस समय इस तरह से स्कोर करने का चयन करके? क्या वे मुझे चुनौती दे रहे हैं? एनजियाहे की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ब्रह्मांड के असली शीर्ष योद्धाओं को अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया था, क्योंकि उनमें से अधिकांश ब्रह्मांडीय रैंकिंग लड़ाइयों में भाग ले रहे थे। वर्तमान रैंकिंग वास्तविक से बहुत दूर थी। जो लोग इस समय सूचीबद्ध थे, वे मूल रूप से छोटी मोटी झड़पों में शामिल थे। वास्तविक रैंकिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि दौड़ की रैंकिंग लड़ाइयां समाप्त नहीं हो जाती। लेकिन अब किसी ने उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया, और एनजियाहे उन्हें शामिल करने की योजना नहीं बना रहा था। एनजियाहे चियू मंदिर में लौट आया और चुनौती देने का फैसला किया, एक बार फिर लाइट सीइंग डेथ ब्लेड तकनीक का उपयोग करके। ये स्पष्ट रूप से बिना किसी स्पष्ट बदलाव के वही तकनीक थी, फिर भी इस बार उसकी रेटिंग 3.9 पर पहुंच गई, जिसने कियू को कड़ी मेहनत से जीते गए 0.1 अंक से हराया। ये 0.1 एनजियाहे के लिए सीमा नहीं थी, बल्कि इसने उसके आतंक को और अधिक प्रदर्शित किया। वह स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत हो सकता था, फिर भी उसने इसे नियंत्रित किया और सिर्फ 0.1 अंक से कियू को पीछे छोड़ दिया। लगातार बढ़ती रेटिंग ने नए रिकॉर्ड बनाए और पूरे ब्रह्मांड को उबाल दिया। कई लोग देख सकते थे कि तियानहे कियू के साथ गंभीरता से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। जबकि लोग अनुमान लगा रहे थे कि क्या कियू जवाब देगा, उन्होंने पाया कि कियू की रेटिंग भी बदल गई थी और यह सीधे 4.0 पर पहुंच गई। तो ये पता चला कि न केवल ब्रह्मांड में 3.5 से अधिक तकनीकें हैं, बल्कि वे इसे बहुत आगे ले जाती हैं। वास्तव में पूरे 100 अंकों वाली कोई तकनीक नहीं हो सकती है ना? एक पूर्ण स्कोर वाली तकनीक कैसी होगी? क्या तियानहे अभी भी वापसी कर सकता है? 4.0 पहले से ही उच्च है, ये संभवतः इससे अधिक नहीं हो सकता है ना? यह आ गया, ये फिर आ गया। तियानहे 4.1 पर। बैकवर्ड। कियू और तियानहे की रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे उनके प्रयास स्पष्ट रूप से बढ़ रहे थे, और पूरा ब्रह्मांड पहले से ही बेतहाशा जश्न मना रहा था। 3.5 रेटिंग और मुट्ठी भगवान का खिताब एक तरफ रख दिया गया था और भूल गया था। तियानहे और कियू अब पूरे ब्रह्मांड का ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि आखिरकार इस रेटिंग लड़ाई में कौन जीतेगा। लिन शेन को परवाह नहीं थी कि अंत में कौन शीर्ष पर आएगा। वह इस बात से असंतुष्ट था कि फैन किंग के रूप में उसका स्थान फिर से छीन लिया गया था। वह अपनी रैंकिंग वापस पाना चाहता था, लेकिन कियू के लगातार बढ़ते स्कोर को देखते हुए उसे यकीन नहीं था कि वह इसे वापस ले सकता है, और उसे फिलहाल हार माननी पड़ी। एक बार जब मैं कुछ और अभ्यास कर लूंगा तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। अब जब उसने अपनी अंतिम 2 शाही प्रतिभाएं खो दी थीं, तो लिन शेन कुछ उदास महसूस कर रहा था, और उसके पास प्रतिभाओं को छोड़ने और ईमानदारी से अपने आप अभ्यास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टैलेंट बफ के बिना लिन शेन का अभ्यास उतना आसान नहीं था, लेकिन इससे उन्हें कुछ ऐसे मुद्दों का भी पता चला जिन पर उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया था। लिन शेन ने धीरे धीरे समायोजन किया, यह महसूस करते हुए कि ब्लडलाइफ ब्लेड स्किल का उपयोग ब्लेड के साथ ही करना जरूरी नहीं है, ये फोल्डिंग फैन के साथ भी काम कर सकता है। हालांकि तकनीक को पंखे की विशेषताओं के अनुरूप बेहतर ढंग से ढालने के लिए कुछ संशोधन की आवश्यकता थी। ब्लडलाइफ ब्लेड स्किल बटरफ्लाई फैन स्किल के साथ संयुक्त पहले तो अविश्वसनीय रूप से अजीब लगा, लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी थे। जब लिन शेन ब्लेड का उपयोग करने के लिए वापस गए, तो उन्होंने बटरफ्लाई फैन स्किल की तकनीकों और सिद्धांतों को भी शामिल करने के बारे में सोचा। जब लिन शेन इन कौशलों का अध्ययन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कियू और तियानहे के बीच रेटिंग की लड़ाई जारी रही। उनकी रेटिंग 4.3 तक बढ़ गई थी।
फिर उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया, जिससे सभी को आश्चर्य हुआ कि क्या वे अपनी सीमा तक पहुंच गए थे या बस प्रतिस्पर्धा जारी रखने की कोई योजना नहीं थी। बहुत से गुरु ऐसे नहीं हैं जो पंखे का इस्तेमाल करते हैं। क्या एक यूयू स्वर्गीय संगिनी हो सकती है? एनजियाहे का चेहरा काला पड़ गया। उसकी लाइट सीइंग डेथ ब्लेड तकनीक अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और 4.3 रेटिंग में सुधार नहीं किया जा सकता था। क्यूयू की रेटिंग भी 4.3 थी, जिसे वह कुछ हद तक अस्वीकार्य मानता था। अगर कोई अमर होता जिसने ऐसा स्कोर प्राप्त किया होता तो एनजियाहे इसे कोई मुद्दा नहीं मानती। लेकिन उसे संदेह था कि क्यूयू स्वर्गीय संगिनी है, जिसे स्वीकार करना उसके लिए कठिन था। जिस तरह उसे संदेह था कि क्यूयू स्वर्गीय संगिनी है, उसी तरह उसे भी संदेह था कि तियानहे एनजियाहे है। कई वर्षों तक स्वर्गीय जाति के भीतर गुप्त और खुले तौर पर विवाद करने के बाद स्वर्गीय संगिनी एनजियाहे को अच्छी तरह से जानती थी। तियानहे नाम एनजियाहे के व्यक्तित्व के अनुरूप था, इसलिए उसे भी संदेह था। इसी संदेह के कारण स्वर्गीय संगिनी ने दूसरे की रेटिंग को दबाना चाहा और अंत में वह न तो जीती और न ही हारी। 4.3 की रेटिंग पर बराबरी पर यह अब सभी रेटिंग के लिए छत बन गई थी। इन दोनों व्यक्तियों की रेटिंग मीडिया उन्माद में बदल गई थी। एक के बाद एक खबरें और विभिन्न अटकलें और विश्लेषण दर्शकों के लिए धुंधलेपन का कारण बन रहे थे। यहां तक कि जब दोनों की रेटिंग 4.3 पर स्थिर रही, तब भी जश्न का उन्माद जारी रहा। अब किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि मूर्ति भगवान कौन था, वे केवल क्यू और तियानहे की असली पहचान जानना चाहते थे। लिनशेन को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि रेटिंग में किसने कितना लाभ कमाया, वह खुद से लड़ने में व्यस्त था। अभ्यास करते समय लिनशेन को एहसास हुआ कि बटरफ्लाई फैन स्किल को वास्तव में उसके नियंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। एक बार जब वह अपना फोल्डिंग फैन बाहर फेंकता तो यह अपने आप हवा में बदल जाता। इसलिए लिनशेन के दिमाग में एक विचार आया। फोल्डिंग फैन को बाहर फेंकने के बाद वह ब्लडलाइफ ब्लेड तकनीक से इसके अप्रत्याशित बदलावों से बचाव करेगा। बटरफ्लाई फैन स्किल हमेशा बदलती रहती थी, इसकी विविधताएं लगभग अनंत थीं, जो ब्लडलाइफ ब्लेड तकनीक की रक्षात्मक क्षमताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एकदम सही थी। ब्लडलाइफ ब्लेड तकनीक के रक्षात्मक पहलू ने बदले में लिनशेन को यह समझने में मदद की कि वह बटरफ्लाई फैन स्किल का बेहतर उपयोग कैसे कर सकता है।